जो भी वायलेंस आप BLA की मजम्मत करती हैं? जी हाँ करती हूँ। क्या आप बलोच जीनोसाइड की मजम्मत करती हैं? क्या आप इन माओं के प्यारों की जो आपने उठाए हैं उनकी मजम्मत करी है? मैं मजम्मत करती हूँ, आप मजम्मत करती हैं? मैं मजम्मत करती हूँ BLA की, आप क्या अपने स्टेट की मजम्मत करती हैं? आप मेरे सवाल का बोले, आप बोले क्या आप मजम्मत करती हैं? एक सहाफी या रिपोर्टर जो है वो वहां पर बलोच खवातीन के धरने में पहुंचे उनसे ये पूछने के लिए कि बताइए ये क्या हुआ, कैसे हुआ, आपकी क्या डिमांड्स है, इस तरह की बात आप करते। उन्होंने हमारे साथ इस तरह का सलूक किया और बाद में कैमरा छीनने की भी कोशिश की गई। महरंग बलूच जिसका भाई गायब है, जिसका बाप गायब है, या और औरतें जिनके लोग गायब है, उनसे आके ये नहीं पूछा जा रहा कि आपका कौन गायब है, आपको कितनी पीड़ा है। सीधा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, BLA को कंडेम करती हो आप? उनके अपने जो फादर हैं वो भी मिसिंग पर्सन में शामिल हैं, और जो मिसिंग पर्सन में लोग शामिल हैं उनमें बहुत से स्टूडेंट्स हैं। हमें इस बात की बिल्कुल भी अफसोस नहीं हो रही है कि आप लोग बलोचों के साथ किस तरह की नफरत के साथ पेश आ रहे हो और किस कदर बुग़्ज़ रखते हो, बल्कि हमें खुशी हो रही है कि आप लोगों अपने हकीकी चेहरा दुनिया को दिखा रहे हो। क्योंकि माजी हमें ये बताता है कि चाहे वो 71 की जंग हो, चाहे वो बांग्लादेश मशरकी पाकिस्तान का मामला हो, ऐसी पॉलिसीज रही हैं कि जिसने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। इस्लामाबाद में सहाफत जैसे मुकद्दस पेशे से ताल्लुक रखने वाले लोग भी बलोचों के लिए इस कदर नफरत रखते हैं। हम इस रवैये और इस नफरत को जिंदगी भर याद रखेंगे और बलूचिस्तान में वापस जाकर अपने लोगों को आपकी नफरत और रवैये से आगाह करेंगे। आप मुझे बताएं कि कितनी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं वहाँ पे, कितने गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, कितने गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, और आपको इस बात का पता है कि जो हमारी नेचुरल गैस है उसके सबसे ज्यादा ज़खायर बलूचिस्तान के अंदर है। ठीक है, वो अगर जनूबी पंजाब तक पहुँच सकती है, KP तक पहुँच सकती है, इस्लामाबाद पहुँच सकती है, तो उन तक क्यों नहीं पहुँच सकती? पाकिस्तान में एक चीज़ आम है कि भाई जो एंटी आर्मी होगा, मतलब जो आर्मी के खिलाफ कोई न्यूज़ होगी या फिर ISI के खिलाफ कोई न्यूज़ होगी, वो आपको किसी भी मीडिया में देखने को नहीं मिलेगी। कुछ चुनिंदा पत्रकार ऐसे हैं जो खुद की कैपेसिटी पर रिस्क लेकर वो दिखाएंगे, अदरवाइज कोई ऐसी चीज़ है नहीं कि वो दिखाएंगे। मतलब किसी भी न्यूज़ जो चैनल से उसमें नहीं दिखेगा। वैसे ही बिल्कुल बलूचिस्तान की हालत है। बलूचिस्तान के अंदर जितने भी अत्याचार हुए हैं ना, उसको लेकर आपको 1% भी वीडियोस यूट्यूब पर नहीं मिलेंगे। या फिर कोई ऐसा बंदा जो अभी बाहर चला गया है, अब उसको डर नहीं है पाकिस्तान का, उसकी आर्मी का, ISI का, वो बोलता हुआ दिखेगा आपको कि भाई बलूचिस्तान के अंदर क्या होता है। अभी ये जो यहाँ पर फीज़ा खान बैठी है, वो सामने वाली महिला को, जो बलोच महिला है, और वो एक यहाँ पर धरना दे रही है, उससे पूछ रही कि आप BLA को कंडेम करते हो। मतलब खुद अपनी गवर्नमेंट को, अपनी आर्मी को ये सवाल नहीं पूछा जाता कि भाई 1947 से लेकर अब तक आपने बलोचों को दिया क्या है जो ये धरने देने के लिए वो मजबूर हो गए हैं। मतलब माइक घुसाकर वो पूछ रही है कि भाई क्या आप BLA को कंडेम करते हो। BLA का जन्म ही उसके बाद हुआ कि आपने जो यहाँ पर अत्याचार करने शुरू किए उसके बाद। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। इस वक्त हम बात करेंगे बलूचिस्तान के उस धरने पर कि बलूचिस्तान की खवातीन, बच्चे तुर्बत में पहले प्रोटेस्ट करते रहे और फिर उसके बाद जब वो इस्लामाबाद की तरफ आए कैसे उनको रोका गया, और उसके बाद इस्लामाबाद में उनके साथ जो कुछ किया गया, जो तशद्दुद हुआ, जिस तरीके से उनको जेलों में उठा उठा के डाला गया। और उसके बाद डॉक्टर महरंग बलोच जिस धरने को, जिस प्रोटेस्ट को लीड कर रही हैं, वो अब कहाँ तक पहुंचा है? तो वो अब वहां पर पहुंचा है जहां पर बात हो रही है वियना कन्वेंशन और यूनाइटेड नेशंस में ये इशू ले जाने की। डॉक्टर महरंग बलोच की वीडियो इस वक्त एक सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है, जिसमें वो ये कह रही हैं कि उन्होंने सारा बताया है कि अब तक ये मामला कहां पर पहुंचा है, क्योंकि जो हुकूमती कमेटी है उसके अरकान भी उनसे पहुंचे बातचीत करने के लिए, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि वो इसको UN में ले जाना चाहती हैं और ये देखा जाए कि जो बलोचों की नस्ल कुशी की जा रही है उसको रोका जाए, जो उनके साथ सलूक किया जा रहा है। तो देखिए कि हम किसी भी मसले को हल करने के बजाय उसको अपने आखिरी दम तक ले जाकर बढ़ाने में माहिर हैं, क्योंकि माजी हमें ये बताता है कि चाहे वो 71 की जंग हो, चाहे वो बांग्लादेश मशरकी पाकिस्तान का मामला हो, या फिर उसके बाद में आने वाले या उससे पहले अफगान जिहाद से लेकर अभी तक दोबारा अफगानों के तालिबान के हुकूमत में आने तक, ऐसी पॉलिसीज रही हैं कि जिसने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। और इस वक्त भी हम ये देख रहे हैं कि वो इशू के जो आपको बढ़ के आगे बढ़कर इस वक्त
बलोचों को गले लगाना चाहिए था, तो आपने क्या किया कि आपने अपनी कम अकली ना अकली से उनके पीछे पुलिस भेज दी और उनको उनके साथ जो सलूक हुआ है, तो पूरी दुनिया में इस वक्त इसकी गूंज पहुंच रही है। और ये मैं आपको बता दूं कि जो लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि ये जो धरना है, ये जो अब ये लहर उठी है, ये जो प्रोटेस्ट बलोच खवातीन कर रही हैं, इसको दबाया जा सके, ये अब नहीं हो सकेगा, क्योंकि डॉक्टर माहरंग बलोच का नाम जो है वो तारीख में लिखा गया। इस तहरीक को जिस तरीके से उन्होंने आगे लेकर वो बढ़ी हैं, वो अब हो चुका है, आप इसको नहीं दबा सकते। क्या असल में इशू क्या है? सबसे पहले तो 1947 के अंदर, 1948 के अंदर बलूचिस्तान एक प्रॉपर सूबा नहीं था। ये पाकिस्तानी अवाम के लिए भी मैं ये बता रहा हूँ कि उनको भी नहीं पता होगा इस बात का। ये प्रॉपर हमारे साथ मर्जर करना नहीं चाहते थे एज ए प्रोविंस। और इसमें कायदे आजम जो हमारे लीडर हैं, उन्होंने खान ऑफ कलात के साथ मिलकर मीटिंग्स भी की थी, 2-3 मीटिंग्स भी हुई थी। 1947 में आई थिंक हुई थी दिसंबर के अंदर, और एक 1948 में हुई थी। लेकिन वो मीटिंग्स में कोई उनकी तरफ से डिसीजन नहीं था हुआ। उन्होंने कहा नहीं भाई हमें समझ नहीं आ रही, यानी कि हम पाकिस्तान के साथ अभी नहीं मिलना चाहते। जी, उन्होंने उसमें डिसाइड नहीं किया था। उसके बाद फिर कायदे आजम की डेथ होगी और फिर सिनेरियोस चेंज हो गए, और अल्टीमेटली 1970s का इलेक्शन हुआ और 1971 में फिर जाके ये एक सूबा बना। लेकिन उसमें भी इन्होंने अपनी फौजें वगैरह उतार दी और फिर जाके वो एक प्रॉपर सिनेरियो बना। तो अब मसला यहाँ पे इस दफा ये आ रहा है कि अब उनके जो मिसिंग पर्सन्स हैं, कि बहुत ज्यादा लोग वहाँ पे मिस हो रहे हैं, वो मिस करने वाले कौन है? कौन लोग हैं जो उनको उठा के ले जाते हैं? और वहाँ पे आपको पता है कि अब बलूचिस्तान के अंदर अब जो वो मारांग बलोच है, वो जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी है, सोशल एक्टिविस्ट भी है, वो लेके आई है। अब देखें, डेमोक्रेसी के अंदर तो हर बंदे को हक है कि वो एहतजाज कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे तो आप किसी को एहतजाज के साथ रोक नहीं सकते। ना वो बंदूकें लेके आए, ना वो डंडे लेके आए, वो एक पुरअमन एहतजाज करने के लिए आ रहे थे और उनको एहतजाज करने का हक देना चाहिए था। अच्छा, हमारी चीज ये है ना, हम ये डिस्कस करेंगे कि आखिर क्या वजह है, कौन सी ऐसी डिमांड्स है बलूचिस्तान के लोगों की। महरंग बलोच की अगर बात कर लें, वो कौन सी ऐसी डिमांड्स लेके आई थी। मैं एक चीज यहाँ पे देखने वालों को बताता चलूँ कि जो महरंग बलोच है, मैं काफी हद तक उन्हें जानता भी हूँ, उनके बारे में काफी मतलब ये है, उनके अपने जो फादर हैं वो भी मिसिंग पर्सन में शामिल हैं। और जो मिसिंग पर्सन में लोग शामिल हैं, उनमें बहुत से स्टूडेंट्स हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, हमारी यूनिवर्सिटी से बहुत से ऐसे लोग हैं जो मतलब मेरे करीबी मेरे दोस्त हैं, जिनके साथ ये सारी चीज़। उनमें से वो फिगर बता रहे 1000 के तकरीबन 1000 के करीब स्टूडेंट्स और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट और सोशल एक्टिविस्ट उसमें शामिल हैं। लेकिन मेन मसला हमारे यहाँ पे आता है कि जब आप एक चीज़ डिक्लेयर कर चुके हैं कि ये एक डेमोक्रेसी है, तो फिर वहाँ पे मिसिंग पर्सन का क्या तुक बनता है? वहाँ पे आप बलूचिस्तान के अंदर चले जाएं, अब देखिए वो बेसिकली बात कर रहे हैं ह्यूमन राइट्स की, ठीक है। अब एक ह्यूमन राइट्स के अंदर खाना, रिहाइश, साफ पानी, बिजली की सहूलत, ये सब एक ह्यूमन राइट्स में आते हैं ना। तो आप मुझे बताएं कि 70% से ज़्यादा जो इलाका है बलूचिस्तान का, वो तो बेसिक फैसिलिटी से ही जो है वो महरूम है। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी। आप मुझे बताएं कि कितनी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे, कितने गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, कितने गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं। और आपको इस बात का पता है कि जो हमारी नेचुरल गैस है, उसके सबसे ज़्यादा ज़खायर बलूचिस्तान के अंदर है, ठीक है। वो अगर जनूबी पंजाब तक पहुँच सकती है, केपी तक पहुंच सकती है, इस्लामाबाद पहुंच सकती है, तो उन तक क्यों नहीं पहुंच सकती? जो बेचारे वहाँ पे सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी तो वो बनते हैं उनके, उनको मिलना चाहिए। और देखें, और ह्यूमन राइट्स का उनका ज्यादा मसला, मिसिंग पर्सन का एक मसला, और दूसरा वहाँ पे एजुकेशन की फैसिलिटीज बिल्कुल ना होने के बराबर है। तुम्हारे आपने ये बलूचिस्तान के हवाले से बात की, वहाँ पे दहशतगर्द तंजीमें भी बहुत ज़्यादा काम करती हैं। BLA की हम बात करें, BLF की बात करें, BRA की बात कर लें, अभी हाल ही में ये जो पंजाबी मजदूरों के साथ किया गया, इंतहाई अफसोसनाक, काबिल मजम्मत। आप उसकी मजम्मत करती हैं? आपको लगता है कि वो जो कार्रवाइयाँ कर रहे हैं वो शदीद गलत है? देखिए, हमने मुसलसल कहा है कि हम हर तरह की तशद्दुद की मजम्मत करते हैं। हर BLA की, BLF की, इनकी जो दहशतगर्दाना कार्रवाई मजम्मत कर रहा है, बिल्कुल मैं उनकी मजम्मत करती हूँ। जो भी वायलेंस कर रहा है वो गलत कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। मैंने एक मरतबा कहा, बार बार इस सवाल को रिपीट ना करें प्लीज़। चीनी कौंसिल खाने पे हमला हुआ, आप प्लीज़ इस सवाल को, आप चीनी कौंसल खाने का हमला कहते हैं, तो सबसे पहले आप ये बताएं कि 2006 में बुक। मेरा सवाल इतना बुरा तो नहीं था। मेरा सवाल बुरा नहीं है, आप प्लीज़ मुझे बोलने दें। मैं सबकी मजम्मत करती हूँ, मैं तमाम जो भी वायलेंस BLA की मजम्मत करती हैं? जी हाँ, करती हूँ। क्या आप बलोच जीनोसाइड की मजम्मत करती हैं? क्या आप इन माओ के प्यारों की जो आपने उठाए हैं उनकी मजम्मत करी है? मैं मजम्मत करती हूँ, आप मजम्मत करते हैं? मैं मजम्मत करती हूँ BLA की, आप क्या अपने स्टेट की मजम्मत करती है? आप मेरे सवाल का बोले, आप बोले क्या आप मजम्मत करती है? आप इतनी हाइपर क्यों हो रही हैं? आप इतनी हाइपर क्यों? मैंने आपको सवाल का जवाब दे दिया है, और क्या सवाल का जवाब देना? Chinese Muslims facing off against police officers in crowds throwing stones at authorities. Sparking the clash, Chinese authorities attempt to demolish the roof of a mosque.
अगर मुस्लिम्स की बात करें, चाइना में रहने वाले मुसलमानों की बात करें, तो चाइना ने नो डाउट ऐसे दबा के रखा हुआ है कि उनकी आवाज पूरी दुनिया तक नहीं जा सकती। मैं आपको बताऊं, वहां पर पाकिस्तान को कुत्ते की तरह मार देते हैं। माजर के साथ ये लफ्ज ऐसे चलाएं ताकि लोगों को पता चले। हम एट द एंड ऑफ द डे स्लेव्स हैं। चाइना के अंदर भी मिलियंस की तादाद में वीगर मुसलमान रहते हैं। दाढ़ी पे पाबंदी, पर्दे पे पाबंदी, मुसलमान नाम रखने पे पाबंदी। लेक्चर तो ये चाइना को अपना दोस्त बताते हैं, वहां पर उइगर मुसलमानों के साथ क्या यातनाएं हो रही हैं उसके बारे में इसकी बोलती बंद हो जाती है। उइगर मुसलमानों पर क्यों नहीं बोलते आप चाइना के अंदर? उइगर मुसलमान को कि उनको चाइना ने ना गुलाम बनाया हुआ और उनके ऊपर तशद्दुद करता है, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन। भारत और सिंगापुर जो है वो आज 100 दिन मना रहे हैं कि उन्होंने अपने डिजिटल पेमेंट सिस्टम को लिंक कर दिया। हम मुज़ाकरात हर वक्त क्या कहा जाता है, और हम ये तासुर दे रहे हैं कि जैसे हम कोई सोमालिया हैं या कोई बनाना रिपब्लिक है, हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। हाँ, मुसलमानों से आपको तो बड़ा प्यार है। चाइना में उइगर मुसलमानों को रौंदा जा रहा है, मारा जा रहा है, वो गिड़गिड़ा रहे हैं, वो रो रहे हैं, और उस चाइना को आप रेड कार्पेट दे रहे हैं। आपको मुसलमानों से बड़ा प्यार है। इंडिया को इतनी फैसिलिटेशन है, वो पूरी दुनिया में जिससे मर्जी जो मर्जी कारोबार कर लें, जिधर मर्जी पहुंच जाएं, जिधर मर्जी जिनिया मर्जी डीलां कर लें, असी नहीं कर सकते। जो वीटो पावर है ना सिक्योरिटी काउंसिल, जिसमें 5 परमानेंट होते हैं 2 साल, उसमें वीटो अभी रिसेंटली आपको पता है चाइना ने 2 दफा किया पाकिस्तान के खिलाफ हक में। तो इसलिए ये बहुत बड़ी चीज है, बड़े हाई लेवल। इसका मतलब ये 4 रीजंस हैं जिसकी वजह से हम चाइना के अगेंस्ट कोई बात नहीं करेंगे, चाहे वहां पे मुसलमानों पे जुल्म हो या ना हो। नमस्कार दोस्तों, चाइना के अंदर 700 साल पुरानी मस्जिद तोड़ी गई। मतलब बाकायदा ऐसा कहा गया कि भाई ये जो है वो इलीगल बनाई गई थी और अब इसको तोड़ा जा रहा है। कुछ मुस्लिम थे जो उन्होंने प्रोटेस्ट करने की ट्राई की, लेकिन हम सबको पता है कुछ नहीं, अगर कितने भी ज़्यादा होते फिर भी उनका कुछ नहीं होता, क्योंकि हम सबको पता है कि सिचुएशन क्या है। मतलब चाइनीज़ गवर्नमेंट उनको मार मार कर मतलब कि उल्टा लटका देती और मस्जिद को तो तोड़ ही देती। देखिए पिछले 2-3-4 सालों में अगर देखो तो चाइना के अंदर से बहुत सारी न्यूज़ आ चुकी है कि भाई वहाँ की जो मस्जिद है उसको तोड़कर टॉयलेट्स बनाए जाते हैं, मस्जिद को तोड़कर होटल्स बनाए जाते हैं, काफ़े बनाए जाते हैं। अब हम सबको पता है कि कम्युनिस्ट विचारधारा एक ऐसी विचारधारा है जो रिलीजन को नहीं मानती, रिलीजन को एक नशा समझती है। तो उनके लिए चाहे वो मस्जिद हो, चाहे गिरजाघर हो, मतलब कि चर्च हो, वो किसी भी चीज़ को उस हिसाब से नहीं मानते। लेकिन देखने वाली बात यह है कि इंडिया के अंदर अगर किसी मुसलमान को थोड़े मतलब वो गिर भी जाएगा, खुद का ही फॉल्ट होगा फिर भी, तो पाकिस्तान जैसे कंट्रीज़ और भी सारे कंट्रीज़ होला मचाना शुरू कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर तो मस्जिद तोड़ी जा रही है, फिर भी कुछ नहीं बोला जा रहा। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत और सिंगापुर जो है वो आज 100 दिन मना रहे हैं कि उन्होंने अपने डिजिटल पेमेंट सिस्टम को लिंक कर दिया। UPI एंड पे नाउ जो है वो अब जिसे कहा जाता है एक लो कॉस्ट फंड ट्रांसफ़र है, जो कि तकरीबन मेरा ख्याल है $1 बिलियन के करीब जो पैसा है हर साल फ्लो करेगा फ्रॉम सिंगापुर टू इंडिया एंड इंडिया टू सिंगापुर। ऑन दी अदर हैंड मैं आपको बताऊं, आज पाकिस्तान के स्टेट बैंक ने प्राइवेट बैंकों को लेटर लिखा है कि हमारे पास कोई डॉलर नहीं है, आप जाएं मार्केट में, रियल जो ब्रोकर होते हैं जिनके पास ये करेंसी एक्सचेंज वाले होते हैं, उनसे डॉलर उठा लें, और जिस हिसाब से डॉलर उठाएंगे उस हिसाब से जो क्रेडिट कार्ड की पेमेंट्स हैं या डेबिट कार्ड की जो पेमेंट्स हैं, वो पाकिस्तानी जो बाहर जाते हैं, वो पाकिस्तानी जो पाकिस्तान के अंदर से बैठ के डिफरेंट सब्सक्रिप्शंस लेते हैं, सॉफ्टवेयर ख़रीदते हैं, या व्हाटएवर जो भी करना होता है क्रेडिट कार्ड के ज़रिए, आप उनकी पेमेंट्स कर लिया करें। सो पाकिस्तानी स्टेट बैंक ने पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ को ये कह दिया। आप इमेजिन करें कि अगर प्राइवेट बैंक जो है वो जाके करेंसी एक्सचेंज से पैसे उठाएगा, डॉलर उठाएगा, वो अब हुकूमत ने मुख्तस कर दिया जी। फॉर एग्ज़ाम्पल जो डॉलर है वो $1 इज़ इक्वल टू 290 रुपीज़। वो पैसा डॉलर जो पाकिस्तान में आ रहा है वो हर पाकिस्तानी को इतने का मिलेगा, जबकि आप जब चीज़ें बाय करेंगे तो आपको 315 रुपये का बेचना पड़ेगा। सो ये वो काम है जो पाकिस्तान की सरकार ने शुरू कर दिया। और मैं ये बताना चाह रहा था कि अब देखें ना कि एक तरफ
कि ये जो लिंकेजेस है इंडिया और सिंगापुर के दरमियान, इंडियन बैंक एंड सिंगापुरी बैंक जो है वो ये काम कर रहे हैं, और मेरा ख्याल है इंडियन जो है वो तकरीबन 1000 सिंगापुर का जो डॉलर है एक दिन में रेमिट जो है वो ले सकते हैं। और अब ये इमेजिन करें कि क्या कोई ऐसा मुल्क है जिसके साथ पाकिस्तान ये अरेंजमेंट कर सकता है? क्या चाइना के साथ भी हम ये अरेंजमेंट कर सकते हैं? अभी रिसेंटली 1 माह पहले की बात है, बिलावल भुट्टो गया वहाँ पे कि भाई जाना है, तल्लुकात बहाल करे, एक समिट हो रहा है वहाँ पे जाना हमने। अब बिलावल भुट्टो गया, तल्लुकात बढ़ाने के लिए गया, ठीक है। आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान पॉजिटिविटी नहीं दिखाता। अब मैं बताता हूँ उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है द फैक्ट्री ऑफ टेररिज्म, पाकिस्तान फैक्ट्री है टेररिज्म की, यानी दहशतगर्द पैदा करने की फैक्ट्री है। इतना बड़ा उन्होंने इसमें कैसे तल्लुका बेहतर करें? इसमें हमें ये चाहिए कि हम प्रूव करें, हम प्रूव करें यहाँ पे कि भाई हमने ऐसा कुछ नहीं किया। हमारे लोगों ने कई बार वहाँ पे एप्लीकेशन लिखी हैं, आए जी तल्लुका, उनको वो बुचर ऑफ गुजरात और ये सब कुछ कहा था ना, तो हमेशा अपनी इंडिया जान छुड़ाता है। टेररिज्म शहबाज शरीफ साहब का, पाकिस्तान टेररिस्ट है। मेरी बात सुने, शहबाज शरीफ इस टाइम पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं। उन्होंने 3 दिन, शहबाज शरीफ है प्राइम मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ, उन्होंने 3 दिन पहले ये बोला है कि लाहौर में 3-4 दिन पहले कि लाहौर में इमरान खान साहब के घर, उनकी गवर्नमेंट से बोला गया कि 40 दहशतगर्द मौजूद है। क्या अब वो भी गद्दार हो गए? वो यार भाई दहशतगर्द हमारा अंदरूनी मामला है, हम इंडिया को नहीं कह रहे, वो हमारा अपना मामला है, अंदरूनी मामला। आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? वाइंड अप करते हैं, देखिए जज्बाती होंगे जी। एक मिनट, तल्लुका बेहतर नहीं चाहता, हम कई बार भाई इधर इन्हें भी मौका दें। आप क्या कहना चाहेंगे? ये सर बेसिकली जिस तरह जो कश्मीर है ना, वो बेसिकली एक दाना है, 2 मुर्गियों के दरमियान दाना डालते हैं, हम दोनों को जज्बाती करते हैं और हम लोग जज्बाती होकर सब कुछ भूल जाते हैं। मैंने जापान की मिसाल इसीलिए दी कि अगर हमें तरक्की याफ्ता मुल्क बनना है तो हमें माइंड से सोचना पड़ेगा, जज्बात को थोड़ा साइड पे रखना पड़ेगा, ठीक है। अब अगर आप कहते हैं कि इंडिया को जो है वो हमें मुंह नहीं लगाता, तो जब आप सोचें एक लेवल पे चले जाते हैं तो आप अपने छोटे से उसको मुंह लगाएंगे। हम इसी लेवल पे हैं। अभी ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, ये क्या वजह है कि बैरूनी कंट्रीज जाके, दुबई जाके, ऑस्ट्रेलिया जाके, इंडिया वाले पाकिस्तान वाले एक होके बैठ जाते हैं, यहाँ पे आके हम लड़ रहे हो। इमरान खान ने कल रात को एक स्पीच की है, अपने सपोर्टर से वीडियो लिंक पर उन्होंने एड्रेस किया है, और उनकी ये स्पीच उनकी पिछली स्पीचेस की निस्बत बहुत डिफरेंट है, बहुत डायरेक्ट इसके अंदर उन्होंने बात की है, बड़ी अलग स्पीच है ये। पिछले चंद दिनों में जो उन्होंने तकरीरें वो कर रहे थे और जो बात कर रहे थे उससे बड़ी मुख्तलिफ उन्होंने बात की है। इसमें वो काफ़ी डायरेक्ट और काफ़ी ब्लंट नज़र आए हैं। उन्होंने कहा ये है कि जिस तरह फ़ौज ने मुझे कमांडो एक्शन करके गिरफ़्तार किया, इस पर रिएक्शन अगर फ़ौजी निशान वाली इमारतों के सामने ना आता तो और कहाँ आता। उन्होंने अपने सपोर्टर्स को और पार्टी वर्कर्स को तैयार रहने के लिए भी कहा है, और मुश्किल वक्त है, हकीकी आज़ादी के लिए कुर्बानी देना पड़ती है, जेलों में जाने से ना डरें, ये भी कहा है। साथ ही उन्होंने अपने हेड ऑफ सिक्योरिटी कर्नल आसिम के अगवा किए जाने का भी बताया है। अपनी स्पीच के दौरान उन्होंने कहा कि जो मेरी सिक्योरिटी के हेड कर्नल आसिम हैं, उनको भी अगवा कर लिया गया, किडनैप कर लिया गया, और पता नहीं कि वो कहाँ पर हैं इस वक्त। फिर उन्होंने उनकी ख़वातीन, पीटीआई की जो ख़वातीन को जेलों में डाला गया है, उनको किस तरीके से पकड़ा गया, उनके ऊपर कितना तशद्दुद हुआ, और उन्होंने कहा कि ये तो सबके सामने है, यानी ऐसी वीडियोस तो सबके सामने मौजूद हैं कि जब उनको ले जाया जा रहा है तो कैसे उनको मारा जा रहा है, उनके कपड़े फट रहे हैं और गालियाँ दी जा रही हैं, जैसी ज़ुबान इस्तेमाल की जा रही है, तो ये तो सबके सामने है। अगर जेलों के अंदर क्या हो रहा है वो हमारे सामने नहीं है, तो ये तो सबके सामने है कि ख़वातीन के साथ उनको उठाते हुए और ले जाते हुए कैसा सलूक किया गया है। अच्छा, फिर एक और बड़ी अहम बात उन्होंने की, उनका कहना था कि ये किंग्स पार्टी बन रही है, किंग्स पार्टी बनने के लिए लॉबिंग की जा रही है, और इस किंग्स पार्टी में जो है ये अब छोड़ के जाने वाले जो हमारी पार्टी के हैं उनको भी मिलाया जाएगा और उनको टिकट दिए जाएंगे। फिर उन्होंने ये कहा कि ये दबाव डाला गया है, यानी उनका ये कहना था कि उनको स्क्वीज किया जा रहा है। डॉक्टर जयशंकर जो है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के जो हेड हैं, उन्होंने कहा है कि एक वक्त होता था कि भारत और पाकिस्तान को दुनिया जो है वो बराबर समझती थी, आज दुनिया हमें बराबर नहीं समझती, दुनिया समझ लिया इंडिया आगे निकल गया है। There was an era that when I was your age in a university, the world actually used to see India and Pakistan on equal terms. Today, nobody does, not even the Pakistanis. पाकिस्तान की अगर इकॉनमी अगले 15-20 दिन के अंदर ठीक न हुई
तो किसी का बाप भी आके इसको नहीं संभाल सकेगा। जो हालात हो रहे हैं, डिक्रीजिंग किस्म की सारी सूरत हाल है आपके फॉरेक्स रिजर्व की। आपने 35 बिलियन गूगल को देने के काबिल नहीं है। किस मुंह से आप बात करेंगे, किस मुंह से? मैंने रिसेंटली खबरों में देखा है, यू हैव गॉन डिफॉल्ट, यू हैव गॉन बैंकरप्ट, अब अनाउंस करना बाकी रहता है। हम ये नौबत पे आ गए हैं कि किसी वक्त हम एक्चुअली डिफॉल्ट कर गए हैं। में जो मईशत की सूरत हाल है, मईशत आप कह लीजिए कि आखिरी सांसें ले रही है। मतलब मुल्क आपका जो है ना, मतलब मुझे बात कहनी नहीं चाहिए, लेकिन मतलब 1 महीने से भी कम के आपके 1 महीने के करीब रह गए रिजर्व्स, यानी वो भी कौन से रिजर्व जो आपने उधार लिए हुए हैं। एक एटमी मुल्क है पाकिस्तान, और हमारे पास प्याज, लहसुन, अदरक खरीदने के पैसे नहीं है। डॉक्टर जयशंकर और दूसरे जो लीडरान हैं, उन्होंने पाकिस्तान का नाम लेने से अब वो गुरेजा होते हैं। जब उन्होंने पाकिस्तान के बारे में कोई बात करनी होती तो वो कह देते हैं जी दहशतगर्दी हमारे एरिया में बहुत है, हमारे पड़ोस में दहशतगर्दी। इस वक्त वो डायरेक्ट आपका नाम उन्होंने दहशतगर्द रख दिया है, पाकिस्तान नाम उन्होंने लेना छोड़ दिया। वो कहते हैं इट्स नॉट वर्थ इट, हम आपको इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहते। अमेरिका को भी ये मानना पड़ रहा है जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था, इट इज नॉट द डेकेड ऑफ इंडिया, इट्स द सेंचुरी ऑफ इंडिया। इस चीज पे मोहर लगाने वाला हम अमेरिका का गोरा भी हो गया है। तो वो तो मान जाएं, वी आर ऑलरेडी बैंकरप्ट, वी आर ऑलरेडी इन दैट सेंस अ फेल्ड स्टेट। अब रह क्या गया है? नमस्कार दोस्तों, अब एक समय था जैसे यहाँ पर जयशंकर साहब का एक स्टेटमेंट है कि पहले मतलब जयशंकर साहब छोटे थे तब की बात है, उन्होंने खुद कहा यहाँ पर कि जब मैं छोटा था तब पूरी दुनिया है वो इंडिया और पाकिस्तान को एक ही चश्मे से देखा करती थी। और उसके एग्जांपल्स कई सारे हैं। जैसे मान लीजिए कि यूएस का प्रेसिडेंट अगर इंडिया आने वाला है तो इंडिया आएगा, उसके बाद पाकिस्तान जाएगा और उसके बाद यूएस जाएगा। मतलब फिर इंडिया ने यहाँ पर मना करना शुरू किया कि भाई देखिए, अगर आप इंडिया आ रहे हो तो आप पाकिस्तान नहीं जा सकते, और अगर पाकिस्तान जा रहे हो तो इंडिया नहीं आ सकते। इसलिए अगर आप देखो तो पिछले कुछ सालों से चीज़ें चेंज हो गई है, क्योंकि इंडिया का जो स्ट्रेचर है वो बढ़ता जा रहा है। उसके अलावा इंडिया स्ट्रांग भी होता जा रहा है, चाहे इकोनॉमी वाइज हो, चाहे दूसरे कई और क्षेत्र में हो, और इंडिया की बात माननी पड़ेगी। और उनको पाकिस्तान की तरफ से मिलने वाला तो कुछ है नहीं अगर वहाँ पर विजिट भी कर ले। अब देखिए होता क्या है कि जब इंडिया के अंदर मान लीजिए सऊदी का प्रिंस आता है तो बात होगी कि भाई वो रिटर्न में पाकिस्तान 6 घंटे रुकेगा, लेकिन जब सही मायनों में जाने की बात होगी वो कह देगा कि नहीं भाई उनको कोई और काम आ गया, वो नहीं आ रहे। अब पिछले दिनों यूएई वाला हुआ था कि 6-8 घंटे रुकेंगे, तो इस्लामाबाद को क्लीन किया गया, रोड सारे ब्लॉक किए गए, सब कुछ सेट कर, क्योंकि देखिए पाकिस्तान में तो पूरा का पूरा सिटी ब्लॉक करना पड़ता है। यूएई ने मना कर दिया। अब फिर मीडिया में वो रोना शुरू हो गया कि भाई देखिए इंडिया तो जाते हैं लेकिन यहाँ नहीं आ सकते ये सारे लोग। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। ताड़ साहब, 2-3 बातें बड़ी अहम हुई हैं। डॉक्टर जयशंकर जो है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के जो हेड हैं, उन्होंने कहा है कि एक वक्त होता था कि भारत और पाकिस्तान को दुनिया जो है वो बराबर समझती थी। आज दुनिया हमें बराबर नहीं समझती, दुनिया समझ लिया इंडिया आगे निकल गया है, बल्कि पाकिस्तानी भी ये समझते हैं, और इंडिया जो है वो प्राइमरी पावर है खित्ते के अंदर। ताड़ साहब, हमने 75 साल जो है हम तो इंडिया के साथ compete करने के चक्कर में लगे रहे जी कि कंपटीशन, और इंडिया हमसे निकल गया, प्राइमरी पावर वो बन गया। तो ये जो डॉक्टर जयशंकर सही कह रहे हैं कि इंडिया एक प्राइमरी पावर है साउथ एशिया में, और दुनिया हमें कभी बराबर समझती थी, लेकिन आज हम उनसे बहुत आगे निकल गए हैं और हम उन्हीं मसलों में फंसे हुए हैं जिनमें हम 40 साल पहले थे। शीमा साहब, जयशंकर साहब की बात सारी गलत भी नहीं है और सारी ठीक भी नहीं है। अब मैं उसका कंपैरिजन ये देना चाहूंगा कि पाकिस्तान के हवाले से तो ठीक है, पाकिस्तान के हवाले से तो वो काफी हद तक ठीक है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान तो बैंकरप्ट डिफॉल्ट हो चुका है। उसकी वजह यह है 6.7 बिलियन जो उनके पास फॉरेन रिजर्व है वो भी सऊदी अरेबिया और चाइना के हैं। अगर और उन पैसों को ये हाथ नहीं लगा सकते सऊदी अरेबिया के, लेकिन अगर उन पैसों को हाथ भी लगा सकते हो। और दूसरा, इस वक्त तो अफगानिस्तान के फॉरेन रिजर्व आपसे ज्यादा है, 8 और 9 बिलियन है। दूसरा, भारत के 560 बिलियन उनके फॉरेन रिजर्व है। दूसरा, अभी रिसेंटली भारत ने नया रिकॉर्ड तोड़ा है, एक 100 बिलियन का फॉरेन रेमिटेंस जो है वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के हिसाब से। अगर वो देखा जाए तो उसमें तो जयशंकर साहब, और दूसरा वो अपने आप को समझते हैं कि वी हैव मोनोपोली ऑन द आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और वी आर द सुपर पावर ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और जिस तरीके से वो चाबहार उन्होंने जाके सी पोर्ट ली, जिस तरीके से उन्होंने हाइफा की जाके ली इजराइल के अंदर पोर्ट, जिस तरीके से वो बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट और बॉलीवुड जिस तरीके से कर रहा है, अगर देखा जाए तो इसमें वाकई पाकिस्तान का कंपैरिजन कोई नहीं। दुख की बात ये मैं कहूंगा चीमा साहब, मेरे जैसे बंदे ने जिसने अपनी जिंदगी में खुद देखा है, जब मैं 80s में यूनिवर्सिटी पढ़ रहा था, पाकिस्तान के 1 रुपए के भारत के 2 रुपए मिलते थे। लोग पाकिस्तान से भारत में गुर्दे डलवाने जाते थे क्योंकि लोग वहां गुर्बत की वजह से गुर्दे बेच देते थे। लेकिन आज हालात ये हैं
कि आप उनसे 100 साल पीछे लग रहे हैं। इस वक्त अगर देखा जाए तो उन्होंने जिस तरीके से पिछले 10 साल में तरक्की की है, और दूसरा मैं एक चीज से बड़ा इंप्रेस्ड हूं उनसे, एक तो उनके भारतीय डायस्पोरा की तालीम से, बाहर इंटेलेक्ट से। अब मैं ये क्वेश्चन ये करना चाहूंगा कि अगर उनको कंपैरिजन करना है, जब यहाँ पे आप गूगल के और माइक्रोसॉफ्ट के और ट्विटर के जब सीईओ देखते हैं भारत के, आप उनके नजदीक भी नहीं जा सकते, सवाल ही नहीं पैदा होता। यहाँ पे 2 प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट अमेरिका के अंदर जो है वो इंडियन निजात हो, 130 व्हाइट हाउस की अगर अपॉइंटमेंट्स भारतीय हो, वो भी पॉलिसी रिलेटेड, तो आप किस तरह कंपेयर कर सकते हैं? बल्कि मैं ये कहूंगा किस मुंह से कंपेयर करेंगे अपने आप को। और फाइनेंशियल हालात आपके ये हैं कि अगर दवाई लेने जाएं तो आपको एक पत्ते से ज्यादा नहीं पता डिस्प्रिन का दिया जाता। आपके इस वक्त प्याज और दूसरी सब्जियों के 417 कंटेनर कराची में स्टक हैं क्योंकि आपके पास डॉलर नहीं है। आपने फॉरेन एयरलाइंस के 225 मिलियन दबा के रख लिए हैं और एयरलाइनें अपना ऑपरेशन बंद करने के बारे में सोच रही हैं। दूसरा, अगर देखा जाए, आपने 35 मिलियन गूगल को देने के काबिल नहीं है। किस मुंह से आप बात करेंगे? किस मुंह से? मैंने रिसेंटली खबरों में देखा है, यू हैव गॉन डिफॉल्ट, यू हैव गॉन बैंकरप्ट, अब अनाउंस करना बाकी रहता है। और दूसरा सबसे बड़ी बात ये, एक तो ये मुझे इसका खदशा ये है, दूसरा मैंने एक बात मिफ्ता इस्माइल के साहब से भी सुनी थी, मैंने कई और इकोनॉमिस्ट से भी सुनी थी कि हमारी इकॉनमी जो है करप्ट इकॉनमी है, हमारे मुल्क के अंदर पैसा बहुत है लेकिन कैलकुलेटेड नहीं है, हमारे वो सारा ब्लैक मनी है। अगर ये देखा जाए, जिस तरीके से आपकी इशराफिया और रूलिंग एलीट के माथे पे कोई बल नहीं है, वो मस्त है आपने। अब देखिए 2-3 चीजें फर्क बताऊं आपको। भारत का डिफेंस सिस्टम इंडिजीनियस हो रहा है, भारत की टेक्नोलॉजी अपनी है, चुराई हुई नहीं है चाइना की तरह। भारत का कोई सेक्टर ऐसा नहीं है जो 30% जिस पे जीडीपी डिपेंडेंट हो। भारत की इकोनॉमी इंटरनल कंज्यूमिंग इकोनॉमी है, सबसे बड़ा फर्क है। जो हम उगाते हैं खुद कंज्यूम करते हैं। भारत कहता आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, ठीक है। भारत में कोई 200 जो हमारे पार्लियामेंटेरियंस है बिलियनर नहीं है, भारत में कोई 200 बिलियनर गायब नहीं है। भारत डज नॉट नीड एक्सपोर्ट्स टू सर्वाइव व्हाइल चाइना नीड्स एक्सपोर्ट्स टू सर्वाइव। भारत का डेट केवल $600 बिलियन है, चाइना का डेट $45 ट्रिलियन है। भारत की फार्मा इंडस्ट्री इज अ फार्मेसी टू द वर्ल्ड, भारत इज ग्रैनरी टू द वर्ल्ड, भारत इज अ सोलर सुपर पावर, भारत इज अ विंड पावर, भारत इज अ टेक्सटाइल पावर। भारत के एक्सपोर्ट्स ऑफ वेपन्स इज नाउ मोर देन चाइना एंड वी मेक वेपन्स एट द फ्रैक्शन ऑफ अ कॉस्ट, राइट। वी आर आईटी सुपर पावर एंड वी आर द मैन पावर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। अभी देखिए जर्मनी ने मोबिलिटी एग्रीमेंट क्यों किया, टेक्नोलॉजी और मोबिलिटी एग्रीमेंट, क्योंकि जर्मनी को भी पता जर्मनी के इंजन बिना भारत के मैन पावर और भारत के उससे नहीं चलेंगे। 40% डिपेंडेंस है चाइनीज स्पेयर्स पे। आप देखो, कहते हैं ना आखिर तुम्हें आना पड़ेगा पर जरा देर लगेगी। पहले उन्होंने बिलावल भुट्टो के साथ कोई स्टेटमेंट मारा था एक छोटा मोटा, आप तो वो रिट्रैक्ट कर दिया और यहाँ के पाकिस्तान को इंटरनेशनल टेरर इक्वल टू पाकिस्तान बोल दिया। ये पाकिस्तानी मेरा इंटरव्यू ले रहे थे, बड़े परेशान थे, कह रहे जयशंकर साहब क्या जादू करते। मैंने कहा भाई जहाद और जादू में फर्क होता, तुम्हें ये समझ नहीं आएगा, तुम जहाद भात का लाइन चलाओ, तुम्हें जादू समझ नहीं आएगा। रोहित भाई, मैंने जब आपको बोला था, आपके शो पे किसी और शो पे मैंने बोला था, जो ओलाफ साहब गए थे चाइना, क्यों गए थे? 40% स्पेयर आता है चाइना से। मुझे वो पूछते हैं उन्होंने क्यों कहा इंडिया इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट चाइना। मैंने कहा 40% रॉ मटेरियल चाइना से कैसे बोल देंगे? धीरे धीरे जैसे पलटा मारेगा तब बोल देंगे। नहीं तो जर्मन हमारे एफटीआई करने आ गए। और आपको बस बताओ, चांदनी चौक गई थी मैडम शॉपिंग करने, मेट्रो में गई थी, और रोहित भाई दुपट्टा खरीदा हमारा, और रुपए कार्ड से, हमारे रुपए कार्ड से जो जर्मनी में चलता उससे पेमेंट की। ये देखिए भारत का बढ़ता हुआ वर्चस्व। तो ये जितनी भी चीजें मैंने आपको कंपेयर चाइना से कंपेयर की, चाइना का मीडियन एज हमसे 11 साल है, चाइना हाई रिच लिवरेज इकोनॉमी, चाइना का हर सेक्टर बैंकरप्ट हो रहा, हम सारा सेक्टर ऊपरता हुआ, और चाइना का इकोनॉमिक आउटलुक तो 2.1% आ गया, हमारा तो 6.9% है। अब यहाँ पर एक न्यूज वायरल हो रही है कि यूरोपियन एयर सेफ्टी एजेंसी ने अलर्ट किया है कि पाकिस्तान के ऊपर अपना कोई भी प्लेन ना उड़ाए, ऊपर से ना लेकर जाए। पाकिस्तान के हदूद के अंदर से एरोप्लेन्स, हवाई जहाज़ों को भी गुजरने से उन्होंने कहा कि आप गुरेज करें, बिकॉज के यहाँ से रॉकेट लॉन्चर मारकर उनकी एयर को भी गिरा सकते हैं। ये इसीलिए मैंने कहा था कि बड़ी हैरानकुन खबर है। इसमें अब पाकिस्तान ने इसको रिजेक्ट किया, बल्कि पाकिस्तान ने तो ये कहा कि यूरोपीय यूनियन, ये देखिए जो यूक्रेन और रशिया वॉर की वजह से वहाँ पर कहीं खतरा ना हो। मैं हाजिर। इन लोगों तो हम लेके आए हुए इधर, हमारे पास आए हुए, ये हमारे मेहमान है। कौन है ये अफगानिस्तान से आए हुए हैं। अच्छा। ये हमारे मेहमान हैं। जी 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 जी, ये इधर के नहीं रहने वाले। अफगानिस्तान में ये स्टोरी है कि इनको चाहिए थी स्ट्रेटेजिक डेप्थ अफगानिस्तान के अंदर, तो इन्होंने बनाया तालिबान। 40 साल से हमने इनको गले लगाया हुआ है, समझ लगे अफगानियों को। हाँ जी लगाया हुआ। हाँ जी, सुन लें, जब भी दहशतगर्दी होती है उधर से होती है। किधर से? अफगानिस्तान से आते हैं। नेटो सप्लाई जब आप कर रहे थे, हमने तो बंद कर दी ना। अब तो पाकिस्तान को जो स्ट्रेटेजिक डेप्थ चाहिए थी अफगानिस्तान में, वो गलती से अब अफगानिस्तान को पाकिस्तान के अंदर मिल गई। आप एक स्ट्राइक करें, एयर स्ट्राइक इन उनके ऊपर, ये जो आप बात कर रहे हैं, अगले 20 साल तक आप
फंस जाएंगे एक ऐसे दलदल में जो कि निकलना आपके लिए मुश्किल हो। आपने देखा नहीं है, आपके सामने पूरी दुनिया की फौजें वहां से जलील होकर नहीं निकली। आप क्या बात करते हैं, वो हमारा मुसलमान भाई मुल्क है। ये देखें, इनका मेरी बात सुन ले, अभी मैं बात कर रहा हूँ ना, अभी मैं 5 मिनट आपसे बात करूंगा ना, अभी सारे इकट्ठे होके आ जाएंगे, लड़ने के लिए आएंगे। ओए हमने ये कर दूंगा, हमें ये कर देंगे, तुम्हें ये कहते हैं। जिनके शहरियों को पनाह दी गई, जिनके साथ अपनी रोटी बांटी, जिन्हें तस्लीम करने के लिए दुनिया से दरखास्तें की हमने। सर गलतियां कुछ हमारे से, तो हमारा खाना पीना हमारा, हमारी तरफ से कमाना जाती थी, पाकिस्तान के बॉर्डर से जाती थी। लगता है भाईजान, किसने बंद हम सिर्फ कहीं ना कहीं सच बोल रही है। जिनके लिए ट्रेड में आसानियां पैदा की हमने, जिन्हें अपना भाई कहा, वो आज हमारा खून बहाने वालों को सपोर्ट कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, अब यूरोप ने यहाँ पर एक चीज़ डिक्लेयर कर दी है कि भाई अगर यूरोप में से किसी भी कंट्री का प्लेन जो है वो पाकिस्तान की एयर स्पेस को यूज़ कर रहा है तो वो इसको यूज़ ना करे, या फिर कहे कि आने वाले दिनों में अगर ये होने वाला है तो उसको ना करे, क्योंकि सिचुएशन ऐसी है कि पाकिस्तान का कई सारा एरिया जो है वो कई सारे लोग कब्जा कर चुके हैं। हालांकि ये ऑफिशियली बाहर नहीं आता है, लेकिन होता ये है कि कई बार ये चीज़ बाहर, मतलब पाकिस्तानी आर्मी या फिर कहे कि ISI बाहर नहीं आने देती। तो सिचुएशन ये है कि अगर मान लीजिए थोड़ा नीचे भी फ्लाई करता हुआ दिखेगा कि कोई भी प्लेन, चाहे यूरोप वाला हो चाहे अमेरिकन प्लेन हो, तो उसको मार के गिराने की यहाँ पर साजिश हो सकती है। तो इसीलिए मतलब ज़रा सोचिए कि पाकिस्तान जैसा कंट्री जो 1947 में आज़ाद हुआ था और इतने साल हो गए हैं, आज भी वो उस चीज़ से लड़ रहा है जो चीज़ पहले कबायली किया करते थे। मतलब वो आपस में जंग हुआ करती थी, युद्ध हुआ करते थे। पाकिस्तान में भी आज वही हो रहा है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करता है। और दूसरी बात, अगर मिसाल दे रहे, यहाँ से कहीं जाते हैं, यूरोप जाते हैं, जहाँ भी जाते हैं, वो पता लग रहा है पाकिस्तानी है, इसको साइड पे करो यार। इधर से पता लगता है कि हमारी कितनी रिस्पेक्ट है। ये चीज वो देखिए, बच्चा है, उसे सब पता है, वो आज जनरेशन का, क्योंकि आज के वो मुझे लगता है हमारी एजुकेशन सिस्टम से नहीं गुजरा वो। बिकॉज हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर, हमारी SST के अंदर क्या लिखा हुआ, हिंदू और सिख जारियाना दुश्मनों ने मुसलमानों का कत्लेआम किया। जब इस तरह के स्टेटस, इस तरह की किताबों में हम पढ़ाएंगे, आने वाली नस्लों को हम क्या सिखा रहे हैं? दुश्मनी सिखा रहे हैं, नफरत सिखा रहे हैं। 4 जंगें लड़ी हैं इंडिया के साथ, क्या हासिल कर रहे हैं? भाई इंडिया जो है वो हमारा सज्जन कभी भी नहीं हो सकता, दुश्मन ही रहेगा। वहीं आप अपनी रट लगा रहे हैं। 4 जंगें हमने लड़ ली है, जंगों से कुछ हासिल हुआ? नहीं, कुछ भी नहीं हासिल हुआ। मार जंगों से तो भाई उनकी बड़ी मैशत थी, उन्होंने तो सरवाइव कर लिया। आज हम रोटी के लिए, मैं ये बात आ रहा हूँ। आप क्या साबित करना चाहते हैं कि मोदी ठीक है, हम गलत हैं? मोदी ठीक नहीं है, जो हक की बात है, जहाँ पे गलत है वो गलत है, जहाँ पे हक की बात है वो तो कि वो सही नहीं। सर मैं आपसे सच बतवाना चाहता हूँ सर, दुनिया में गलत कोई भी नहीं है। नहीं, दुनिया में गलत कोई भी नहीं है, सिर्फ हम अपने, अगर वो बंदा गलत होता तो क्या पूरे इंडिया को सदर होता? पूरी दुनिया की 5वीं बड़ी मैशत का मालिक होता? नहीं, वो मालिक है, धक्के से ही बना हुआ है, ऐसे नहीं बना हुआ वो। आप बताइए धक्के से बना हुआ? नहीं, अवाम की ताकत से बना हुआ। इसने वोट दिया था ना, इसलिए बना। भाई गाइस देखें, एक नौजवान, मैं सपोर्ट करता हूँ क्योंकि वो अपने अवाम के लिए ठीक है। हमारे पास भी तो कोई हो जो दुनिया की 5वीं बड़ी मैशत बनाए हमें। इंशाल्लाह बनाएगा इमरान खान, आने बातों से बनाएगा सिर्फ? नहीं, बातों से कैसे बनाएगा वो बना। जी सर, मैं हाजिर। इन लोगों तो हम लेके आए हुए इधर, हमारे पास आए हुए, ये हमारे मेहमान हैं। कौन है ये अफगानिस्तान से आए हुए। अच्छा। ये हमारे मेहमान हैं। जी। ये इधर के नहीं रहने वाले। पाकिस्तानी। आई एम पाकिस्तानी। या पाकिस्तान, अब कार्ड बना लिया तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह, लाहौर का मेरा सर्च करो। ऐसे ना करें, इन लोगों की बड़ी कुर्बानियां, इन लोगों की पठानों की बड़ी कुर्बानी दे रहे हैं। सबसे ज्यादा कुर्बानियां पठान की कुर्बानी दे रहे हैं। इनके लिए सबसे ज्यादा कुर्बानी पठान की है पाकिस्तान। लोगों को हमने रखा हुआ अपने पास। बॉर्डर पे कौन है सबसे ज्यादा? 70% लगा लो, फिर भी कुछ नहीं होगा। 40 साल से हमने उनको गले लगाया हुआ है। समझ लग गई अफगानियों को? हाँ जी, लगाया हुआ। हाँ जी, सुन लें, जब भी दहशतगर्दी होती है उधर से होती है। किधर से? अफगानिस्तान से आती है। नेटो सप्लाई जब आप कर रहे थे, हमने तो बंद कर दी ना। अब उस वक्त की बात कर रहा हूँ। खान ने बंद करवाई है। हमारे ऊपर पहले ये देखें, इनका मेरी बात सुन ले, अभी मैं बात कर रहा हूँ ना, अभी मैं 5 मिनट आपसे बात करूंगा ना, अभी सारे इकट्ठे होके आ जाएंगे, लड़ने के लिए आएंगे। ओए हमने ये कर दूंगा, हमें ये कर देंगे, तुम्हें ये कहते हैं। ये मुझे चपेट भी मारेंगे ना, मैं कुछ नहीं बेटे, बात से बात करते हैं। इन्होंने हमें इनको गले लगाया हुआ है, हमारे तरफ से उधर से होती है दहशतगर्दी अफगानिस्तान से। सर गलतियां कुछ हमारे से भी तो हुई है ना सर, गलतियां कुछ हमारे से तो। हमारा खाना पीना हमारा,
हमारी तरफ से कमाना जाती थी, पाकिस्तान के बॉर्डर से जाती थी। लगता है भाईजान, किसने बंद हम सिर्फ से कहीं ना कहीं सच बोल रही है, सच नहीं बोलते ये जज्बात के काम है। जज्बात के बाद में हम को पसंद करता है, वो दहशतगर्द नहीं है तो और कौन है? ये कह रहे हैं मोदी को पसंद करने वाला बंदा दहशतगर्द है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। दहशतगर्द कैसे हुआ यार? मुसलमानों को वहाँ काट रहे वो, हमारी बेटियों को बेकार कर रहे हैं, इज्जतें लूट रहे हैं। हमारे यहाँ बात गालियों पे आ रही है, आप कैसे निकाल सकते हो मोदी को गाली? वो इसी बात पे टॉपिक हो रहा है ना, इसी बात पे टॉपिक हो रहा है। हाँ जी, उनके नीचे लगा इमरान खान क्यों नहीं दौड़? हाँ ये सही बात कर रहे हैं, वेरी गुड। पाकिस्तान 2-4 नाले उस चुकी नहीं हो भाई, जितना मर्जी। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद था, है और हमेशा रहे। हम इसके ये और यहाँ पर अगर 1 मिनट हमारी हम निकलनी सारा रोला डर रहा है। हमारी देख लेना कुर्बानी होने चाहिए, हमारा साथ देना नहीं देते हमारा सर देखें सर, ये ज्यादा कर रहे हैं आप, ये ज्यादा कर रहे हैं। एक मिनट ओ एक मिनट यार, ओ खुद और मेरी इमरान खान की बात कर रहे हो, उसे तो पता ही नहीं है यार, आपको पता ही कुछ नहीं है। फैक्ट्स पे बात करते हैं यार, फैक्ट्स पे बात करते हैं, आप लोग अन्य व लड़ी जा रहे हो। फैक्ट्स पे बात करते हैं, फैक्ट्स पे बात करते हैं। अफगानिस्तान को आपने क्या कहा कि वो पीछे से वार करते हैं। सर हमने क्या कहा? सर मुशर्रफ ने क्या किया? मुशर्रफ ने बुरा किया ना, अब उन्होंने भी तो करना ना कुछ ना कुछ। बुरी बात है, जो किया तो गलत किया, हमने गलत किया है ना। अफगानिस्तान आज अफगानिस्तानी भाई सम के उनको रखा हुआ साथ। हाँ करे ठीक है। कल बजौड़ में मस्जिद में धमाका हुआ है, बताएं। बहुत गलत हुआ। किसने किया? पता नहीं बेटे, हमें पता हो तो हमसे पता था। हमें पता है किसने दी है। भाई हमारे भाई मरे उधर, हम पंजाबी है, इसमें एक पंजाबी है, हमारे भाई नहीं। ओ मैं अफगानी बेटे खिलाफ की बात, पठान सिर्फ अफगानी नहीं, एक चीज नहीं हो गया हो तो सिर्फ पठान की वजह से हो। पंजाबी में भी गलत होता है, पंजाबी में भी पंजाबी में भी गलत हो सकता है, सारे पठान हो सकता है, बिल्कुल मैं ये तो बात कुर्बानियां पठाना ने दी ने ना, दुनिया पंजाबियों ने भी नहीं दी। मैं पंजाबी हूँ, मेरी जान पंजाबियों ने भी नहीं दी। अल्लाह में भी पंजाबी मैं जो ठहर जिन्ने भी शहीद है पंजाबी नहीं थे कौन ने? अब पंजाबी जिन्हों दी फोटोआं लगियां ने अज करी पठान दी लगी है, करे पठान दी लगी तस्वीर किधर 80 पंजाबियों ने दी है कुर्बानियां, 80 सिर कटाए ने। लालक जान एक गिन रहे हो ना, बकाया पंजाबियों दी कुर्बानियां गिनो। सब बताएं पंजाबियों को कुर्बानी, जिथे मर्जी देख लो पंजाबी ने, जिथे तस्वीर देख लो पंजाबी। सर यहाँ पर हमारे नाकामी की वजह, हमारी नाकामी की वजह मरांगे। हमारी किसने बनाया? था भुट्टो कौन था? कौन लेके आया उसको इधर? और कदीर खान को कौन लेके आया? दांत ना निकालो, बात करो। अब्दुल कदीर खान ने बनाया। ओ तो भाई लाया कौन है इसको? पाकिस्तान में लाया कौन है पाकिस्तान में? जो मर्जी लेके आए, लेकिन एक मिनट बनाया किसने? चीनी कर क्या रहे हैं? वो ब्लैक मार्केट पे इंडियन मेडिसिन खरीद रहे हैं, भारतीय मेडिसिन खरीद रहे हैं, जो कि चाइना में खरीदना इलीगल है। हम पिछले 20 साल से दहशतगर्दी से लड़ रहे हैं। इंडिया ने जो है वो ओलंपिक गेम्स पे नजर डाल के बैठ गया कि हमें वो होस्ट करने हैं। यानी इंडिया ने यह फैसला किया है कि 2036 में ओलंपिक्स अपने कंट्री में करवाए जाएं। उनके पास पैसे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है और इस कदर वसाइल हैं कि वो विद इन 6 मंथ एक ओलंपिक विलेज या ओलंपिक सिटी जो है वो डेवलप कर सकते हैं। देखिए, इसके लिए सिर्फ पैसा ही नहीं चाहिए, इसके लिए आपके कंट्री में ऐसे हालात होना भी बहुत ज़रूरी है कि जिसमें आपकी कोई दहशतगर्दी का खतरा ना हो, जहां पर आसानी से पूरी दुनिया के लोग आ सकें। हमारी प्रायोरिटीज़ मिसाइल हैं, हमारी प्रायोरिटीज़ जंग है, हमारी प्रायोरिटी कश्मीर है, हमारी प्रायोरिटी तो तरक्की है ही नहीं। ब्रह्मोस एक ऐसा हथियार है, ये बहुत अनस्टॉपेबल है, और अगर इसको सुखोई पे लगाया जाए, ये कॉम्बिनेशन ऐसा बनता है कि जिसको रोकना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। आपका क्या ख्याल है कि आप 1-2 टारगेट करके तालिबान के कुछ TTP के कुछ लोगों को मारकर आप हालात बेहतर कर लेंगे? उससे हालात और मज़ीद ख़राब होंगे। तो हम तो अपने क्रिकेट मैच नहीं करवा पाते, तो वो कबड्डी का मैच करा लें। हम छोड़ेंगे, हमें ये इनकी तरफ तवज्जो नहीं देनी चाहिए। ओलंपिक्स क्या चीज़ है हमारे लिए? लो, इतना पैसा खर्च होता है, क्या ज़रूरत है इतनी फजूल खर्ची की? करने की ज़रूरत नहीं, ऐसे ही हम इतना पैसा उड़ाएं, कबड्डी के मैच करवाएं आप।
इंडिया की जो पॉलिसी है वो को एग्जिस्टेंस की पॉलिसी है, यानी कि जियो और जीने दो। इंडिया एक वाहिद मुल्क है मेरे ओपिनियन में, जिसको दुनिया का किसी भी कंट्री को इंडिया से कोई ख़तरा नहीं है। दुनिया को और ख़ास तौर पे वेस्टर्न दुनिया को, भारत को, इसराइल को ये एक आंख नहीं भाता कि पाकिस्तान एक मुसलमान दुनिया एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट है। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है कि चाइना जो है, मतलब कि चाइनीज़ लोग जो है वो इंडियन मेडिसिन जो है वो इलीगल मार्केट से परचेस कर रहे हैं, डायरेक्टली नहीं परचेस कर रहे हैं। अब देखिए, चाइना की कई सारी एक्टिविटीज़ है जो हमें पता है कि भाई जब उनको दिखानी होती है तब वो पुकार कर कहते हैं कि देखिए हमने ये चीज़ की है, लेकिन जब उनको कोई चीज़ नहीं दिखानी होती तो इस टाइप की हरकतें करते रहते हैं। अब कई सारी चीज़ें हैं जो चाइना के अंदर नहीं बनती और इंडिया के अंदर ही उसका प्रोडक्शन होता है, और इसी को लेकर यहाँ पर चर्चा हो रही है कि क्या चाइनीज़ आर्मी या फिर कहे कि चाइनीज़ गवर्नमेंट ये सारी चीज़ें जो कर रही है, क्या मतलब चाइना के लोगों को इसके बारे में पता है? क्योंकि देखिए, जो चीज़ उनके पास नहीं है, ठीक है, अब वो न्यूज़ बार बार बाहर आएगी तो लगता ऐसा है जैसे कई बार ग्लोबल टाइम्स या फिर ग्लोबल मीडिया भी जो है चाइना का, वो भी कहते हुए कई बार नज़र आता है कि हम सारी चीज़ें हम खुद करते हैं। और जब मान लीजिए ऐसी कोई न्यूज़ आती है कि भाई इंडिया से हमने सारी मेडिसिन परचेज़ की है, तो ज़रा सोचिए कि वहाँ की सिचुएशन क्या होगी। जो खुद को अमेरिका के साथ कंपटीशन में काउंट करता है, वो फील करेंगे कि भाई इंडिया से हार गए हम। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। सर, आज का बेसिकली क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि अगर हम बात करें पाकिस्तान की एक्सपोर्ट इंपोर्ट मैन्युफैक्चरिंग पे, आपको पता है कि मैन्युफैक्चरिंग, लोकल मैन्युफैक्चरिंग बिल्कुल ज़ीरो है। हम सुई तक चाइना से लेते हैं, सुई तक हम चाइना की इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर हम बात करें चाइना की, तो चाइना एक सुपर पावर है जिसको अभी तक कोई भी बीट नहीं कर पाया है, लेकिन उस दौर में इंडिया लगा हुआ है। इंडिया स्टील किंग के जो है मार्केट में वो नंबर 2 पर आ गया चाइना के बाद, और ना सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग बल्कि एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। और 2023 में एक रिपोर्ट आई है, उसका कहना है कि 2023 में 2200 बिलियन की जो है वो मैन्युफैक्चरिंग करके एक्सपोर्ट करेगा स्टील में। क्या रीज़न है? सब कॉन्टिनेंट से अलग होने के बाद हम लोगों ने अपने आप पर तवज्जो नहीं, पाकिस्तान प्लेट में मिला वैसे ज़ाया कर रहे, क्यों? देखिए मैडम, मेरे ख्याल में ये जो आपका क्वेश्चन है ना, मैन्युफैक्चरिंग और लोकल मैन्युफैक्चरिंग हमारी है नहीं, और हम जो है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में भी बहुत पीछे रह गए। मेरे ख्याल में ये है कि इसमें सबसे बड़ी वजह ये है कि जो मैं समझता हूँ, इन माय ओपिनियन, वो ये है कि जो पाकिस्तान क्योंकि एक शुरू से एक सिक्योरिटी स्टेट था, एक ब्यूरोक्रेटिक स्टेट था, उसकी पाकिस्तान की जो फॉर्मेशन थी वो अनफॉर्चुनेटली आपने इंडिया का कंपैरिजन का, वो एक डेमोक्रेटिक स्टेट बन गया और हम जो एक सिक्योरिटी स्टेट में रहे, और हमारी ट्रांजिशन सिक्योरिटी स्टेट से ब्यूरोक्रेटिक स्टेट में हुई नहीं। उसमें फिर मार्शल लॉ आ गए, फिर हमारा जो पूरा एक पॉलिटिकल निज़ाम है वो ब्रेक डाउन हो गया। सर, हुई नहीं या हमने करनी नहीं चाहिए? नहीं, इसमें बहुत सारे वजूहत हैं कि कुछ हमारी हिस्ट्री में भी, पाकिस्तान में जो हिस्ट्री पढ़ाई जाती है, मेरा ये पर्सनल व्यू है, क्योंकि मैं हिस्ट्री का भी तालिब इल्म हूँ। मेरा पर्सनल व्यू है कि जो हिस्ट्री पढ़ाई जाती है ना 47 की, वो बिल्कुल ही गलत है, वो बिल्कुल झूठ पढ़ाया जाता है हमें, ठीक है। फिर बात ये है कि फिर 47 से आगे चले तो फिर मार्शल लॉ आ गए, हमें एक डेमोक्रेटिक स्टेट बनना था। अगर हम डेमोक्रेटिक स्टेट बन जाते तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में होती। अब क्योंकि यहाँ सिक्योरिटी के इश्यूज़ इतने ज़्यादा थे, हम सिक्योरिटी में रहे, हम पाकिस्तान दुनिया की यानी कि सब एटॉमिक पावर बन गया, लेकिन हमारा जो बेस है, जो रूट्स हैं, वो हम पीछे रह गए, मैन्युफैक्चरिंग में पीछे रह गए। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में बिल्कुल नहीं है। इंडिया में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इस वजह से कि इंडिया जो है, इंडिया की जो पॉलिसी है वो को एग्जिस्टेंस की पॉलिसी है, यानी कि जियो और जीने दो। इंडिया एक वाहिद मुल्क है मेरे ओपिनियन में, जिसको दुनिया का किसी भी कंट्री को इंडिया से कोई ख़तरा नहीं है। उसकी वजह यह है कि इंडिया की शुरू से यही पॉलिसी रही है, जियो और जीने दो को एग्जिस्टेंस की पॉलिसी है, और को एग्जिस्टेंस मिडिल ईस्ट की भी को एग्जिस्टेंस की पॉलिसी, पूरी दुनिया की यही पॉलिसी। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की पॉलिसी है कि हमने जीना है और आपका कोई हक़ नहीं जीने का, किसी का कोई हक़ नहीं है, सिर्फ मुसलमानों का हक़ है, मुसलमानों में भी एक फ़िरक़े का हक़ है। तो हम इन सब मसाइल में पड़े रहे, ठीक है, हम तरक्की की साइड पर गए ही नहीं, और वो हमारा जो कंट्री है वो बहुत ज़्यादा पीछे रह गया, साउथ एशिया में हम पीछे रह गए। तो बात यह है कि अगर हम इंडिया की तरह, मैं सिर्फ इंडिया की कंपैरिजन कर रहा हूँ, मैं साउथ एशिया की नहीं कर रहा, अगर हम इंडिया की तरह पाकिस्तान की भी ये भी पॉलिसी बन जाए, अभी भी बन जाए, 2022-23 में बन जाए कि जियो और जीने दो, अगर ये बन जाए तो हमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मिडल ईस्ट से भी मिल सकती है, मुसलमान ममालिक से भी मिल सकती है, हमारी इंडस्ट्री ग्रो कर सकती है, हम एग्रीकल्चर में भी बहुत ज़्यादा आगे जा सकते हैं। हालांकि एग्रीकल्चर में भी गंदम हम इंपोर्ट करते हैं, बाहर से मंगाते हैं,
चीनी हम बाहर से मंगाते हैं, आलू हम बाहर से मंगाते हैं, ठीक है। तो हम वजह यही कि हमारी जो पॉलिसीज़ है ना, पॉलिसीज़ जो है हमारी, वो हमारी सारी इनसिक्योरिटी पे बेस हैं। हमारा पाकिस्तान को हम पाकिस्तानियों को ये बताते हैं कि हम इनसिक्योर स्टेट है, हम हालत जंग में हैं, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो वो जाहिर बात है, जब तालिब इल्मों को और पाकिस्तानियों को हम ये बताते हैं कि हम एक इनसिक्योर स्टेट हैं, तो जाहिर बात है हम खर्चा भी सिक्योरिटी पे करते हैं, ठीक है। तो हम आर्म फोर्सेस पे ज़्यादा पैसे लगाते हैं, इधर इंडस्ट्री पे, मैन्युफैक्चरिंग पे, लोकल जो हमारी सनत है उस तरफ तो पैसा लगता ही नहीं। हमारी वो प्रायोरिटीज़ ही नहीं है। हमारी प्रायोरिटीज़ मिसाइल हैं, हमारी प्रायोरिटीज़ जंग है, हमारी प्रायोरिटी कश्मीर है, हमारी प्रायोरिटी तो तरक्की है ही नहीं। और पाकिस्तान की तरक्की शायद प्रायोरिटी कभी होगी ही नहीं, क्योंकि मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान में ऐसा कभी कोई कल्चर आएगा या कोई पाकिस्तान इस तरह के प्रोग्रेस करेगा या वो को एग्जिस्टेंस की पॉलिसी बनाएगा। पाकिस्तान मेरा मुल्क है, मुझे मोहब्बत है पाकिस्तान से, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है जो इस्लाम के नाम पे बना है और एक इसराइल है जो मज़हब के नाम पे बना है। तो मज़हब एक ऐसी चीज़ है, मैं ये सारी बातें इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि ये सारी तरक्की का इन्हिसार इन चीज़ों पे होता है। तो मज़हब एक ऐसी चीज़ है जो लोगों को इकट्ठा भी करती है, इसमें फिजन भी है और फ्यूजन भी है, यानी कि वो इकट्ठा भी करेगी और वो ज़ाहिर बात है अलग भी करेगी। तो ज़ाहिर बात है जब पाकिस्तान जो बाहर के मुल्क हैं वो पाकिस्तान पे ट्रस्ट नहीं करते, ख़ास तौर पे इस्लामिक ममालिक तो बिल्कुल नहीं करते। हमारे नेबर ही ट्रस्ट नहीं करते तो फिर यूरोप क्या ट्रस्ट करेगा। सर, आपने कहा है कि इंडिया की एक पॉलिसी है जियो और जीने दो, क्या आपको लगता है फिर पाकिस्तानी तो कहते हैं कि वो जंग करना चाहते हैं, वो जंग करेंगे, वो कश्मीर के लिए जंग करेंगे। इवन कि ये भी कहा गया है, हम लोगों को हिस्ट्री में पढ़ाया गया है कि जो भी जंगें हुई शुरुआत इंडिया ने की है, पाकिस्तान ने नहीं की। क्या ऐसा सच है? देखें, बात सिर्फ ये है कि मैं आप जो व्यूज़ दे रहा हूँ वो मेरे पर्सनल व्यू है और वो मैं हिस्ट्री तो आपने भी पढ़ी है, हिस्ट्री मैंने भी पढ़ी है। वही मैं कह रहा हूँ, मैं हिस्ट्री का वो हूँ, मैं इंडिया की हिस्ट्री चंद्रगुप्त मौर्य से पढ़ता हुआ आ रहा हूँ और मैं अभी भी रोज़ यूट्यूब पे, गूगल पे मेरा एक इंटरेस्ट है, मैं ये पढ़ता रहता हूँ, ठीक है। इत्तेफाक की बात है कि आप मेरे सामने आ गए, तो ये मैं हिस्ट्री शुरू से पढ़ता हुआ आ रहा हूँ और अभी आज भी मैं यही पढ़ा था। आज भी मैं ये जो बॉर्डर स्टेट है और ये इनसिक्योरिटी जो बनी हुई है, ये सारा मैं आज भी मैंने बहुत सारा पढ़ा है और इंटरनेशनल रिलेशंस मैंने उसमें मास्टर रिलेटेड ही पूछ रही हूँ कि आपको लगता है कि जंग जो है वो क्या पहले शुरुआत इंडिया ने की? 4 जंग हुई, चारों उन्होंने जो शुरुआत मेरी इत्तला के मुताबिक और जो मैंने पढ़ा है, यानी कि जो इंडिपेंडेंट मैंने चीज़ें पढ़ी हैं, इंडिपेंडेंट न्यूज़ पढ़ी हैं या इंडिपेंडेंट बुक्स पढ़ी हैं, यानी कि वो किसी को सपोर्ट नहीं कर रहे, यानी कि वो जो न्यूट्रल राइटर्स हैं उनके मुताबिक हर जंग की इब्तदा जो है वो पाकिस्तान से हुई थी और हर जंग में पाकिस्तान को इस वजह से नुकसान उठाना पड़ा और वो सारी जंगें पाकिस्तान हारा। ये और बात है कि पीटीवी के मुताबिक हम हर जंग जीते हैं, ये एक अलग बात है। अच्छा, चीन में कोविड की दवाइयां हो रही खत्म, अब वो मिल नहीं रही, वो ऐसी नकली नुकली दवाइयां बनाते हैं चीनी, आपको पता ही है। चीन के माल के बारे में कहावत बड़ी मशहूर है कि चल गई तो चांद तक वरना रात तक, मतलब या तो एक दिन में खत्म हो जाएगी या काफी लंबी चलेगी। तो अब जो उन्होंने वैक्सीनेशन दी थी खुद अपनी बना के, जो चाइनीज वैक्सीन जो थी, वो तो इतनी कारगर साबित नहीं हुई, तो वहां पे रोज के रोज लोगों की डेथ हो रही है चाइना में और लोग बड़े परेशान हैं क्योंकि वैक्सीन उतनी कामयाब नहीं रही। यानी कि जितना हमारा सेकेंड वेव में मामला खराब हुआ था उससे कहीं ज्यादा चीन में मामला खराब हो रहा है। लेकिन चीनी कर क्या रहे हैं? वो ब्लैक मार्केट पे इंडियन मेडिसिन खरीद रहे हैं, भारतीय मेडिसिन खरीद रहे हैं, जो कि चाइना में खरीदना इलीगल है क्योंकि चाइनीज ने बैन कर रखा है कि साहब इंडियन मेडिसिन नहीं आएगी। क्योंकि अगर भारतीय मेडिसिन चली गई वहां पे तो चीनी लोग क्या समझेंगे, यार फिर तो हम इंडियन मेडिसिन खरीद लेते हैं, वी शुड बाय इंडियन मेडिसिन, क्योंकि साहब चाइना की तो नकली मेडिसिन है। अगर चाइना यह कहता है कि 3-3.5 अरब हमने वैक्सीनेशन करवा दिया, लगे हर को 2-2, 3-3 डोज हमने लगा दिए, तो फिर चाइना में इतना बुरा हाल क्यों हो रहा है? हमारे यहां तो जब वैक्सीनेशन नहीं लगा था लोगों को तब इतनी डेथ्स हुई थी, और सही बातें हुई थी इंडिया में। चाइना छुपाने की कोशिश कर रहा है। आपको एक बात पता है दोस्तों कि अगर भारतीय वैक्सीन आपने ली और चाइनीज को पता लगा वहां पे अथॉरिटीज को, तो इसके लिए सजा है, आपको जेल हो सकती है अगर आप चाइनीज सिटीजन हैं तो। भारत से लगवा के गए हो अलग बात है, दैट्स अ डिफरेंट मैटर, पर अगर आप चाइना के सिटीजन हैं और अगर आप ये मेडिसिन भारत की लेते हैं, वैक्सीन भारत की लेते हैं, तो वहां पे फिर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, आपको फाइन लग सकता है, आपको जेल भेजा जा सकता है। एक तो ये खबर है दोस्तों सबसे पहली चाइना में कि ब्लैक मार्केट पे इंडियन वैक्सीन खरीद के अब मरता क्या ना करता। वो चीनियों को भी डर लग रहा होगा, वो वैक्सीन की दवाई देखी उसके अंदर चाउमीन निकला, वो दवाई निकली नहीं, वो भाग रहे हैं पागलों की तरह, और लाओ इंडियन वैक्सीन लाओ।
और लगाई इंडियन वैक्सीन, तब जाके थोड़ा सा आराम मिला उनको। लेकिन वही चीज़ है कि अब चाइना फंस गया है। नाउ दे आर फोर्स्ड टू टेक इंडियन वैक्सीन, दे आर बाइंग इंडियन वैक्सीन ऑन दी ब्लैक मार्केट। पाकिस्तान में सियासी बहरान इस वक्त अपने उरूज पर पहुंच चुका है, अवाम सड़कों पर है और मुल्क दिवालिया होने के करीब पहुंच गया है। पाकिस्तान का डिफॉल्ट रिस्क 4 दिन पहले 65% पे था, आज 75% पे पहुंच गया है। सऊदी अरेबिया की जानिब से एक बहुत ही बड़ी खबर सामने आई है और खबर ये है कि कोई भी इंडियन अगर वीजा के लिए अप्लाई करेगा, सऊदी अरेबिया आना चाहेगा, तो उसे पीसीसी की जरूरत नहीं होगी। अब खबर है, क्या करें, मुझे तो ये कहते हुए भी दुख होता है बतौर पाकिस्तानी, हमारा वतन है, इससे हमें इतनी मोहब्बत है। पीसीसी बेसिकली पुलिस क्लैरिफिकेशन सर्टिफिकेट कहलाया जाता है, जो कि शो करता है कि क्या आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड था या नहीं था। ये एक बहुत ही बड़ी खबर है। इन्होंने क्या किया कि जो इस मुल्क के असासे थे, लूट सेल लगा दी, लगता था लंडा बाजार है। चाचा आप बगुला हो रहे हैं, इनके लिए कुछ मंगवा लीजिए। ये आपने चाचा किसको कहा है? ये जो शानज़ादा आपके साथ लगा हुआ है ना नाम के साथ, ये शानज़ादा नहीं है, ये कुछ और ज़्यादा है जो मैं बोल नहीं सकता। सब आपको उसी नाम से पुकारते हैं, समझ आई ना। और आपको घोड़ी चोर, मेरा मतलब है घड़ी चोर के नाम से पुकारते हैं। मेरा मुंह मत खुलवाइए, पता है मुझे। ये क्या घड़ी चोर लगा रखा है? क्या आपको पता है कि सऊदी में 2 पाकिस्तानियों को पहली बार फांसी दी जाने वाली है बिकॉज दे वर इन्वॉल्व्ड इन ड्रग सेलिंग। यही हमारा पेशा है और यही है हमारी पहचान। यू आर द मोस्ट करप्ट इमोरल। पाकिस्तान जिंदाबाद। इंडिया में एक वाकया पेश है, मुस्लिम लड़का है जिसने हिंदू लड़की को कत्ल किया बहुत बेदर्दी के साथ, 35 टुकड़े किए हैं उसके, और बहुत ज़्यादा ये बात वायरल हो रही है। मुस्लिम लड़के ने किए हैं? मुस्लिम लड़के ने हिंदू लड़की के टुकड़े किए। इस्लाम तो अमन का दर्स देता है ना। इस्लाम एक अमन पसंद दीन है। इस्लाम इज रिलीजन ऑफ पीस। इस्लाम अमन का दीन है। जी तो सुना, ये है अवाम की राय। अवाम कैसा समझते हैं किसको? पीछे आप देखें कि गाय के नाम पर उन्होंने बहुत से मुसलमानों को बेदर्दी से छुरों से मारा था। ये जो शारिया है ये क्या है, और ये बड़ा डर लगता है इसे देख के। नमस्कार दोस्तों, अब सऊदी ने मतलब यहाँ पर ऑफ़र की है, या फिर अब कहो कि शायद वो इम्प्लीमेंट भी हो जाए कभी भी, कि भाई सऊदी ने ऑफ़र दी है कि अगर कोई जो इंडियन है वो वीज़ा के लिए यहाँ पर की अप्लाई करता है और घूमने के लिए जाने की बात करता है, तो उनको सारी चीज़ें बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। देखिए, सऊदी अरेबिया और यूएई जैसे कंट्रीज़ जो है अब वो उस लाइन पर चल पड़े हैं कि उनको इंडियंस विजिटर या फिर इंडियन टूरिस्ट किसी ना किसी तरीके से चाहिए ही चाहिए। देखिए, उन्होंने कुछ समय पहले गोल्डन वीज़ा का एक स्कीम शुरू की थी, तो सबसे पहले उन्होंने संजय दत्त को दिया था, अगर आपको याद हो तो। अब ये सारी चीज़ों से वो इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं इंडियन पॉपुलेशन को कि भाई देखिए, हम भले ही मुस्लिम कंट्री है, लेकिन किस तरीके से इंडिया को फील करवाते हैं या फिर किस तरीके से इंडिया को मानते हैं। देखिए, आज नहीं तो कल सऊदी अरेबिया और यूएई का पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा, ऑयल ख़त्म हो जाएगा, और जब ख़त्म हो ही जाएगा तब उनके पास बचेगा क्या? जो उनके पास पैसा पड़ा है वो तो इंडिया में वो इन्वेस्ट कर ही रहे हैं, लेकिन फिर भी अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए उनको चाहिएगा, जैसे मालदीव हो गया, श्रीलंका हो गया, वैसे ही ये अरब कंट्रीज़ खुद के वहाँ टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने की बात कर रहे हैं। तो यही बात हो रही है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। इंडिया में कि मुसलमान लड़के ने हिंदू लड़की को कत्ल किया है बहुत बेदर्दी के साथ, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूँ कि उसने कत्ल किया, हम उसको सबसे पहले एज आ ह्यूमन बीइंग देखें। जबरदस्त, सबसे अच्छी बात एज ए ह्यूमन बीइंग देखें। बाद में हम मज़हब जज कर लें कि वो हिंदू है या मुस्लिम है। उसने जो भी किया है वो गलत किया, इंसानियत के लिहाज से देखा जाए तो। मज़हब हम बाद में जज कर लेंगे। और दूसरी बात अगर करें इंडिया के मीडिया की, तो मीडिया इंडिया का हो या पाकिस्तान का, मीडिया की यही होती है कि वो बढ़ा चढ़ा के दिखाते हैं। ठीक है, और उसने किया है, गलत किया है, हम मजम्मत करते हैं। हम मुसलमान हैं, वो भी मुसलमान है, हम उसी की मजम्मत कर रहे हैं कि उसने गलत किया है, बिल्कुल गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था उसको। तो ये इंडियन मुस्लिम का मसला नहीं है, ये मीडिया उछाल रहा है, हम लोगों को आपस में और दूरियाँ बढ़ा रहा है। कुछ हम लोगों की कुछ बनी हुई हैं दूरियाँ, कुछ वो लोग बना रहे हैं। अब बस हम लोगों को चाहिए कि हम उसको एक एज अ ह्यूमन बीइंग डील करें, किसी मज़हब पे बात ना करें। उनका मज़हब ठीक है, हम उनके मज़हब को भी बुरा नहीं कह सकते, हम हमारे मज़हब को भी कोई बुरा ना कहे, हम ये भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसमें कोई शक नहीं है कि हम किसी के मज़हब को बुरा कहेंगे तो वो 10 दफ़ा हमारे मज़हब को शायद। हमारे मज़हब में तो मना किया गया है कि किसी के मज़हब को बुरा ना कहो, उसको दावत दो, अगर वो मानता है तो ठीक है, अगर वो नहीं मानता तो ठीक है, उसको छोड़ दो, वो उसका और उसके रब का मामला है। मोहम्मद अजमल साहब, मुझे ये बताएं कि इंडिया में जो मुसलमान हैं किस हालत में रह रहे हैं? बहुत बुरी हालत में रह रहे हैं, और इसी वजह से पाकिस्तान अलहदा हुआ था, क्योंकि वहाँ मजहबी
इंतहा पसंदी अरूज पर है और मुस्लिम फोबिया का शिकार वैसे तो इंटरनेशनल तौर पर सब मज़ाहब हो चुके हैं, मुसलमानों के खिलाफ हो चुके हैं, लेकिन क्यों हो चुके हैं? अच्छा चले हो चुके हैं, मान लिया कि सारे मुसलमानों के खिलाफ सारे मजहब हो चुके हैं, वजह क्या है? ऐसा क्या करते हैं? वो अपने झूठ को छुपाना चाहते हैं क्योंकि वो डरते हैं कि मुसलमान एक सच्चे लोग हैं तो हमारी जो गलत पॉलिसियाँ हैं जब ये ताकत में आ गए तो हमें ये नहीं करने देंगे, इसलिए उन्होंने यहाँ साजिशें खड़ी कर रखी हैं। इंटरनेशनली तौर पर हैं, मुस्लिम फोबिया का शिकार हो चुके हैं मुसलमान, और हिंदू तो पहले दिन से ही वो किसी अक़लियत को मानते ही नहीं थे और मुसलमानों के ख़िलाफ़ थे, जिस वजह से पाकिस्तान को भी अलहदा होना पड़ा। अच्छा। जी, अब इंडिया में एक वाक़या पेश है, मुस्लिम लड़का है जिसने हिंदू लड़की को कत्ल किया बहुत बेदर्दी के साथ, 35 टुकड़े किए हैं उसके, और बहुत ज़्यादा ये बात वायरल हो रही है। क्या कहेंगे इस बात पे? मुस्लिम लड़के ने किए हैं जी, मुस्लिम लड़के ने हिंदू लड़की के टुकड़े किए हैं। ये कोई साजिश है उनकी जिसमें उन्होंने अपना पैसे दे के या ये क्या होगा मुसलमानों को बदनाम करने के लिए, मुसलमान कोई ऐसा काम नहीं कर सकता। अच्छा, अगर ऐसा किया और अच्छा ये चले मान लिया मैं मान लेता हूँ 1 मिनट के लिए कि पैसे दे के या साजिश होगी कोई ना कोई, ठीक है। पाकिस्तान में ऐसे जो वाक़यात पेश आते हैं वो भी साजिश होती है, जो मुसलमान, हम यहाँ पे तो मुसलमान रहते हैं ना जी, तो पाकिस्तान में आप देखते हैं वो अक्सर केसेस सामने आते रहते हैं। अभी इस्लामाबाद का एक केस था, इसके अलावा ज़ैनब कत्ल केस था, बहुत से ऐसे केसेस आते हैं जहाँ पर मुसलमान ही मुसलमान को कत्ल कर रहा है, तो वो भी पैसे देकर नहीं। उसकी वजह यह भी है कि चूँकि हमारे अंदर इखलाकी रिवायात जो हैं ख़त्म हो रही हैं और अब आप आ रहे हैं बात पे, ज़हनी तौर पर लोग जो हैं वो ऐसे कोई डिसहार्ड या मायूसी का शिकार हो चुके हैं और दिमाग में कोई ऐसी खलल पैदा हो चुके हैं जिसकी वजह से उनको पता भी नहीं चल रहा कि हम कर क्या रहे हैं। इस वजह से ऐसे इंतहा पसंदाना इक़दाम हो रहे हैं, लेकिन ये इनफरादी फेल हो सकता है, इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। जुल्म में, क्राइम में तो जो है इंडिया वो सबसे आगे है, क्योंकि इंडिया सबसे आगे है, क्योंकि आप देखें कि उन्होंने मुसलमानों को नाक में दम किया हुआ है। सर मैं यही तो बात कर रहा हूँ कि एक तरफ अभी एक ही वीडियो में हम ये कह रहे हैं कि मुसलमानों की नाक में दम किया है, मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, उसी वीडियो का टॉपिक ये है कि एक मुस्लिम लड़के ने हिंदू लड़की को कत्ल किया है, और ये 1-2-3 दिन की ये जो सी न्यूज़ है ये वायरल हुई है। इससे पहले थोड़ा सा पीछे जाएँ तो एक टेलर था, उसको मुसलमानों ने बाकायदा तौर पर कत्ल किया इंडिया में और वीडियो बना के प्रॉपर वायरल की गई। मतलब अगर डर हो तो इस तरीके से काम तो ना किए जाएं, नहीं अगर डर के रह रहे हो तो। जी मेरी बात सुने आप, जो है ना इसके बहुत सी मूवीज हैं जिसमें मुसलमानों को छुरों से काटा जाता है। पीछे मूवीज की और रियलिटी की बात, जी रियलिटी की बात कर रहा हूँ। पीछे आप देखें कि गाय के नाम पर उन्होंने बहुत से मुसलमानों को बेदर्दी से छुरों से मारा था। ठीक है, तो ये असल में ये एक वकूआ है, बाई चांस है, लेकिन इसको मजहबी रंग देना बहुत बड़ा ज़्यादती और मुसलमानों के साथ ज़्यादती है। और ये इस्लाम जो है वो अमन का दर्स देता है। हमारी तालीमात, अगर हम इसमें कोई मिस्टेक हो जाती है किसी मुस्लिम से तो उसको हम ओवरऑल एक इस्लामी मिस्टेक नहीं कह सकते। इस चीज़ से मैं एग्री करता हूँ कि अगर मिस्टेक किसी एक से हुई है, लेकिन हमें वो मिस्टेक मानने की ज़रूरत है, लेकिन ओवरऑल हम ये नहीं कह सकते कि सारी मुस्लिम कम्युनिटी ऐसी है। कि 1 दिसंबर से सारी एप्लीकेशन जो फ्री में सब लोग यूज कर रहे थे पाकिस्तान में, वो बंद होने जा रही हैं। टेक्निकली तो अगर देखा जाए, हमने जो तालिबान के साथ किया या जिस तरह तालिबान को हम लेके तो आए थे इंडिया को अफगानिस्तान से बाहर रखने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह हम में इतनी पावर है कि इंडिया जैसे 2 कंट्रीज़ भी आ जाएं तो हम उनका मुकाबला कर लेंगे। अब हम रोज़ाना जलील हो रहे हैं, कभी हम बॉर्डर बंद करते हैं, कभी वो हमारा फौजी शहीद कर देते हैं, कभी वो एक जगह गोली चला देते हैं, कभी वो दूसरी जगह। वो कोई मुल्क तो है कोई नहीं, वो तो गुंडे हैं। फेसबुक, ट्विटर, ये वो पता नहीं क्या क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सारी एप्लीकेशन जो है वो बंद हो जाएंगी। क्या करेंगे आप जंग में? जंग में हम लड़ेंगे और क्या करेंगे? एटम बम फाड़ेंगे। एटम बम नहीं, अपने हाथों से लड़ेंगे हम उनको मारेंगे। जिस दिन पोक इंडिया ने ले लिया दोस्तों, तो समझो कि अफगानिस्तान की तरक्की का दिन शुरू हो चुका है। वो अफगानिस्तान की तरक्की का पहला दिन होगा। अच्छा मुझे ये बताएं, अब ये जो जंग है ना, ये तलवारों की या बम वगैरह की जंग नहीं है। हाथों से लड़ना, हमने तलवारों से नहीं लड़ना। इकोनॉमिकली तो स्ट्रांग हो जाए पहले, यही है। ये कोई जंग नहीं, फिर जंग करेंगे। पहले इकोनॉमिकल हम जंग जरूर करनी है आपने। जंग ही तो करनी है। मैं खुद चला जाऊंगा, मैं
उड़ाऊंगा सारा इंडिया। शुक्र अदा करें इंडिया जो है वो ठूस ठास नहीं कर रहा, अगर वो उधर से कोई ठूस ठास चला दे। हिंदुस्तान के साथ लड़ने के लिए पैसे हैं नहीं पाकिस्तान आर्मी के पास, चाहते हो अभी भी है लड़ाई हो जाए, लेकिन पैसे नहीं है, नोट नहीं है। इंडिया के साथ हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट स्टार्ट हो गया तो अफगानिस्तान समझ लो दोस्तों कि 5 साल के अंदर बिल्कुल दुबई बन जाएगा। बाजवा साहब ने ये सरेंडर कर लिया है कि हम लोग उनसे जंगे हारे हैं। अब मुझे साहब ऐसे ही डरे हुए हैं, उनको क्या पता हो। किससे डरे हुए? वो इंडिया से डरे हुए हैं, मोदी से। वो जो उनका मोदी है वो उससे डरे हुए हैं। मैं तो अभी ये दो लोगों से पूछने वाली हूँ, एक मोदी जी से कि भाई आपने क्या किया जो इकोनॉमी एकदम आपकी ऊपर की तरफ चली गई है, और साथ ही मुझे वैसे बाजवा साहब से भी पूछना है कि ये 9 दिन के अंदर इतने, आप समझ रहे हैं ना, इतने बिलियन कैसे बन जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, अब कई सारी चीज़ें ऐसी होती है कि आपको कंट्री को एज अ नॉर्मल सिविलियन आपको नहीं पता होता है, लेकिन गवर्नमेंट को ये सारी डील करनी पड़ती है। जैसे मान लीजिए कि गूगल हो गया, ठीक है, यूट्यूब हो गया, उसके अलावा ट्विटर हो गया, कई सारी चीज़ें ऐसी, उसमें से मिनी या फिर माइक्रो लेवल पर कुछ ना कुछ पेमेंट आपको करनी पड़ती है। मतलब एज अ कंट्री आप अपनी जनता पर या फिर कहे कि आपके लोगों पर ये चीज़ नहीं थोपते, लेकिन आपका जो प्रॉफिट होता है एज अ गवर्नमेंट उसमें से आप पे कर देते हैं। जैसे यहाँ पर यूपीआई की बात है कि सालाना या फिर हर महीने तकरीबन 1200-1300 करोड़ रुपए यहाँ पर खर्च होते हैं। क्योंकि देखिए किसी भी यूपीआई का ट्रेड करने वाले या फिर यूपीआई यूज़ करने वाले किसी भी इंसान से कोई पेमेंट ली नहीं जाती, तो ये गवर्नमेंट ही पे करती है। यहाँ पर यही बात है। लेकिन अब जो है वो पाकिस्तान के अंदर जो गूगल प्ले स्टोर है वो बंद होने वाला है। ओबियसली यहाँ पर कई सारे रीजंस होंगे, 1-2 रीज़न तो होंगे नहीं। मतलब ज़रा सोचिए कि पाकिस्तान की पॉपुलेशन कोई छोटी मोटी है नहीं, 5वें नंबर की पॉपुलेशन है भाई साहब, लेकिन फिर भी कोई बड़ी कंपनी वहाँ पर आना नहीं चाहती। इसका मतलब आप समझ सकते हो। इसी के साथ ही वीडियो शुरू। मैं इंडिया की बात करूँ तो इंडिया एक्सपोर्ट करा एग्रीकल्चर में, हमने टमाटर तक इंडिया से लिए थे। क्या कहना चाहेंगे? तो ये डूब मरने का ही मुकाम है और क्या है कि हम टमाटर भी इंडिया से ले रहे हैं, जिसको हम गालियाँ निकालते हैं कि वो मतलब वो ये हैं वो हैं, और चीज़ें भी फिर हम उन्हीं से ही ले रहे हैं। क्यों गालियाँ निकालते हैं हम? क्योंकि मतलब हमारी 3 जंगें हुई हैं, वो दुश्मन है हमारे, हम उनके हैं। वो सीधी सी बात है, हमें तो जिधर नजर आएंगे हम तो उड़ा देंगे उन्हें। है? सीधी सी बात है। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं हम क्यों उन्हें उड़ाएंगे? वो हमसे इकोनॉमिकली आगे चले गए, इसलिए हम उनको उड़ाएंगे। अच्छे नहीं हमें लगते वो। नहीं, नो डाउट अच्छी बात है, एशिया का नाम रोशन कर रहे हैं। हाँ। नो डाउट अच्छी बात है कि हमारा एशिया भी ऊपर आए। एशियन टाइगर कहते हैं उनको। हाँ, तो बस ऐसा अच्छी बात है। वैसे हमें आपस में कॉम्प्रोमाइज़ करके चलना चाहिए। 1 मिनट, आपने बोला था कि हम उड़ा देंगे, किस बेसिस पे उड़ाएंगे आप? आपको लगता है कि आप उनके लिए कुछ आप इस तरह का कदम ले सकते हैं? हाँ बिल्कुल ले सकते हैं। आप बताओ। आपको पता है हमारे जो बाजवा साहब हैं उन्होंने ये बात मानी है कि हमने जंगें हारी हैं इंडिया से। ये कल की रिपोर्ट है। अब करेंगे, अब नहीं हम हारेंगे, क्योंकि हमारे साथ पठान कौम है, हमारे साथ सिंधी कौम है, हम खुद पंजाबी हैं। 1 मिनट, बलोचिस्तान का आपको पता है? बलोचिस्तान कह रहे हैं हमें पाकिस्तान से अलग करो, लेकिन गवादर पोर्ट में पूरा धरना हुआ है वहाँ पर। जी वो तो पता है, वो उनका अपना अब ज़हन है, उनको होना चाहिए या तो नहीं। पाकिस्तान का ज़हन ही ना, वो उनको हम मिला लेंगे, जब जंग होगी वो उनको हम बुला लेंगे साथ। क्या करेंगे आप जंग में? जंग में हम लड़ेंगे और क्या एटम बम फाड़ेंगे। एटम बम नहीं, अपने हाथों से लड़ेंगे हम। उनको मारेंगे। इतनी ताकत नहीं है हमें, आप बोले। नहीं, इतनी ताकत है। हर वगैरह यूज करेंगे नहीं सॉरी, हर पाकिस्तान में जितने भी लोग हैं, हर किसी में इतनी हिम्मत है कि वो बेशक अमेरिका भी आ जाए। हमारा एक होगा, आप उधर उनके 10 बंदे होंगे, हम एक खड़े होंगे, आप देख लेना आगे फिर क्या होगा। उनके 10 से लेटे होंगे और हम मैं आपको बताता खड़े हूं। होंगे। वो नाजुक सी परिये हैं। वो अल्हम्दुलिल्लाह हम में इतनी पावर है कि इंडिया जैसे 2 कंट्रीज़ भी आ जाएं तो हम उनका मुकाबला कर लेंगे। इंडिया बहुत भरा है, अगर उसने हमें कुछ करना होता तो बहुत देर पहले का कर चुका होता। अभी पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म है शहबाज शरीफ साहब, वो टर्की गए हुए हैं, तुर्किया जिसका नया नाम है। तो वो तार साहब गए हैं, उन्होंने प्रेसिडेंट तैयब रजब उर्दगान को ये कहा है कि आप CPEC को ज्वाइन करें, और उन्होंने कहा है कि आप जो है ना, जो CPEC के बेनिफिट्स हैं वो जो हम इंजॉय कर रहे हैं आप भी इंजॉय करें। तार साहब, ये क्या CPEC के बेनिफिट्स हैं, ये जो इंजॉय कर रहे हैं हम स्वाय कर्जों के, तो $30 अरब के हमने कर्जे देने हैं। आप क्या समझते हैं
कि अगर बाहर से लोग आके पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करेंगे, या CPEC के जो उन्होंने जोन्स बनाए हुए हैं, इंडस्ट्रियल जोन्स या एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स के ऊपर अगर बाहर से इन्वेस्टमेंट आती है, तो आप समझते हैं कि हमारी कोई इकोनॉमी बेहतर हो सकती है? या कि आप समझते हैं क्योंकि हमने सऊदी अरब को कहा उसने लिफ्ट नहीं कराई, हमने टर्की को कहा उसने लिफ्ट नहीं कराई, अमेरिका को हम कह नहीं सकते, तो ये जो हम जा के दुनिया को कह रहे हैं कि CPEC में इन्वेस्टमेंट करें, आप क्या ख्याल है, दुनिया क्यों इसको सीरियस नहीं ले रही और क्यों इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही इस पे? वाला चीमा साहब, मुझे तो दूसरा इम्कान है शायद आप उनके क्वेश्चन को समझ ही नहीं सके पूरी तरीके से। उन्होंने कहीं किकबैक्स की बात तो नहीं की कि आप भी CPEC एंजॉय आए और किकबैक से एंजॉय करें, क्योंकि टर्की के में भी उनके करप्शन उनके कल्चर का हिस्सा है, चाइना का जो कल्चर है उनमें भी करप्शन उनके कल्चर का हिस्सा है, पाकिस्तान का तो सारा कल्चर ही करप्शन पे है, डीएनए ना, वो तो बोन मैरो में घुस चुका है। तो हो सकता है कि उन्होंने इस तनाजर से बात की हो कि आप भी आए और बहती गंगा से आप भी मुस्तफीद हो। हमने तो $26 बिलियन लगा दी, हमने खा लिए उनके, आप भी $10-15 बिलियन खा लें और एंजॉय करें। हो सकता है इस तरफ इशारा हो। लेकिन मैं अर्ज ये करूंगा शहबाज शरीफ साहब से, शहबाज शरीफ साहब, जब मुल्क के अंदर अमनो अमान के हालात हों तो फिर लोग आते हैं। जब आपके आधी कंट्री के मेन आर्टरीज जो हैं, शहराएं बंद हों, आप क्रिपल हो चुके हों, आप प्राइम मिनिस्टर हैं सिर्फ इस्लामाबाद, आप CDA के प्राइम मिनिस्टर हैं, तो CDA के प्राइम मिनिस्टर की बात को कितना वजन कोई देगा? मैं हैरान हूं, तैयब अर्दगान मिला इनको कैसे है? उन्हें पता नहीं है कि ये CDA का चेयरमैन है। ये तो दर हकीकत ये तो बिल्कुल अजीब सी बात है। मैं समझता हूं बल्कि बहुत इमेच्योर है। मैंने पढ़ा उनके दौरे के बारे में, वहां पे इन्होंने 3 शिप ले रहे हैं, उनसे शिपयार्ड में खड़े थे और उसकी ओपनिंग के लिए इनका जाना कुछ जरूरी नहीं था इस वक्त। अंडर दीज सर्कमस्टेंसेस व्हाट डू यू थिंक इट वाज वाइज टू गो देयर? पाकिस्तान में 1 दिसंबर से गूगल प्ले स्टोर जो है वो नहीं चलेगा, और जो लोग मुफ्त में फेसबुक, ट्विटर, ये वो पता नहीं क्या क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सारी एप्लीकेशन जो है वो बंद हो जाएंगी। और उसके बाद होगा यही कि अगर आप परचेस करेंगे तो चलेगा, नहीं करेंगे तो नहीं चलेगा। इसके ऊपर पाकिस्तान की तरफ से जो है वो गूगल वालों से बातचीत जारी है कि यार कोई शर्म करो, मतलब हमारे पास जहर खाने के पैसे नहीं है तो तुम लोग कह रहे हो कि मतलब एप्स खरीदने के पैसे लें। लेकिन खैर देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन फिलहाल बुरी खबर ये है कि 1 दिसंबर से सारी एप्लीकेशंस जो फ्री में सब लोग यूज कर रहे थे पाकिस्तान में, वो बंद होने जा रही हैं। खैर अभी भी 2-4 दिन रह गए हैं 1 दिसंबर आने में। हो सकता है तब तक हमारी गवर्नमेंट और जो रिस्पॉन्सिबल हैं गवर्नमेंट में ये बात करने के, वो कहीं ना कहीं से बातचीत करके और इन लोगों को रोक लें और इनको कुछ समझा लें। I am pleased to announce that AMD will invest approximately $400 million in India over the next 5 years. IT में नंबर 1, खाना पीना वर्ल्ड फूड बास्केट वो नंबर 1। अभी आप ऐसे चाहते जाएं तो काफी फ्यू इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पर इंडिया नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, ये टॉप 5 में आगे पीछे है उसके नंबर। वो चांद के ऊपर लोगों को भेज रहे हैं, उनका मुकाबला चाइना के साथ है, वो ग्लोबल पावर बनने जा रहे हैं। इतनी बड़ी मार्केट हमारे पास, 140 करोड़ लोगों का मुल्क है, दुनिया को झुकाने का दम रखता है। आपसे ये सवाल है कि ताइवान के बाद हिंदुस्तान जो है वो पहला मुल्क है जो सेमीकंडक्टर चिप की फैक्ट्री लगाने जा रहा है। Honorable Prime Minister, Taiwan is and will be your most trusted and reliable partner. ताइवान की एक कंपनी है, उसकी डील हुई है इंडिया की कंपनी के साथ और अब इंडिया में बनने जा रही हैं सेमीकंडक्टर चिप्स। अमेरिका के बाद जो है ना वो IT का हब जो है ना वो इंडिया बन रहा है। अब जितनी तरक्की वहाँ पर हो चुकी है और इंडिया जहाँ पर पहुंच चुका है, तो जो पाकिस्तान है, अगर हम इस सिनेरियो में इसको देखें तो एक बड़े शहर के बाजू में एक छोटी बस्ती या एक टाउन की सूरत में नजर आता है। भारत में एक चीज श्योर है, जब मोदी जी हैं और इन्होंने जो मैनिफेस्टो में बात करी थी वो इन्होंने पूरी करी है। पाकिस्तान को एक इर्रेशनल फियर है, फोबिया है इंडिया का कि हमें इंडिया मार देगा, और अमेरिकन को तो पता है इंडिया को कोई इंटरेस्ट नहीं है आपके अंदर घुस के लाहौर को कब्जा करने का। सारी दुनिया में आप जीरो हो गए हैं, नोबडी गिव्स ए डैम टू व्हाट यू आर, और इंडिया इज बीइंग कल्टिवेटेड एवरीवेयर। आप भी जानती हैं, मैं भी जानता हूं।
नमस्कार दोस्तों, लाइनें लगी है सेमीकंडक्टर के लिए इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए। चाहे वो ताइवान का फॉक्सकॉन हो, चाहे जापान हो, चाहे वन खुद चाइना हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे दूसरे कंट्रीज हो, वो इंडिया के अंदर सेमीकंडक्टर को लेकर बहुत ही एक्साइटेड है ये सारे कंपनीज। और पिछले दिनों जो एक न्यूज़ आई थी कि तकरीबन 20 से 25 बिलियन का इन्वेस्टमेंट जो होने वाला है। हालांकि वो फैक्ट्री बननी थी गुजरात के अंदर, उसके बाद कुछ उसमें रुकावट आ गई, तो बनेगी गुजरात में, लेकिन अब किसके साथ कौन सा पार्टनर होगा वो बदल जाएगा। लेकिन अब देखिए, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम में आपको चिप की ज़रूरत पड़ती है, मतलब सेमीकंडक्टर की ज़रूरत पड़ती है। चाहे आपका मोबाइल हो, चाहे लैपटॉप हो, चाहे टैबलेट हो, चाहे कोई भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट हो। और जैसे ही यहाँ पर कोरोना वाली सिचुएशन में ये जो सप्लाई चेन थोड़ी ठंडी हो गई थी, बंद हो गई थी, ताइवान से उस हिसाब से चिप्स नहीं आ रही थी बाहर, तो पूरी दुनिया के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम की प्राइजेस बढ़ गए थे और इवन डिमांड के सामने सप्लाई भी नहीं हुआ करता था। लेकिन जैसे अब सिचुएशन ठीक हुई, सब कुछ ठीक हो गया है। ज़रा सोचिए सेमीकंडक्टर किस लिहाज से इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर यही बात हो रही है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। मुंबई में भी कहा जाता है कि जो पहले था वो बहुत ज्यादा तरक्की कर गया, बहुत ज्यादा तरक्की और डेवलपमेंट नजर आती है। क्या ऐसा आपको भी देखने को मिला, क्योंकि कुछ अर्सा पहले आप गए थे वहां पर? देखें, वैसे तो सारे हिंदुस्तान में पिछले 10 सालों में जो तरक्की हुई है ना, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इंफ्रास्ट्रक्चर, वो इतना ऑब्वियस है कि आप उसको डिनाई नहीं कर सकते। और बॉम्बे तो आपको पता है कि हिंदुस्तान के सारे शहरों में सबसे ज्यादा रेवेन्यू इंडियन गवर्नमेंट का बॉम्बे से आता है। फाइनेंस कैपिटल है ना इंडिया का। और बॉम्बे तो इतना फैल गया है और इतनी नई लोकेलिटीज, उन्होंने नए ब्रिज बना के रिक्लेमेशन, लैंड रिक्लेम कर रहे हैं सी से। तो बॉम्बे तो दुनिया ही एक और है, उसका कंपैरिजन अब हमारे कराची से नहीं हो सकता। कराची इज लेफ्ट बिहाइंड। वो MQM की टेररिज्म और फिर वो सिंधी प्रॉब्लम, उसने कराची का जो पोटेंशियल था ना, उसका बिल्कुल मसख करके सत्यानाश कर दिया। बॉम्बे तो दुनिया की अब जो बड़ी फाइनेंशियल, जहां पे उनकी क्लाउड है, उनमें से एक सिटी है भाई। एंड इट्स सो वेल डेवलप्ड। उनके तो प्राइवेट, मैंने देखा है, हर इलाके के अपने एयरपोर्ट्स हैं। कैन यू बिलीव इट? एक तो है ना बॉम्बे का इंटरनेशनल एयरपोर्ट, एक जो मुख्तलिफ आउटलाइंग इलाके हैं उनके अपने अपने एयरपोर्ट बन चुके हैं। और वहां पे वो हेलीकॉप्टर सर्विस भी चलती है, जैसे वो न्यूयॉर्क और इन मुल्कों में होती है। तो हाँ, कभी बॉम्बे चांस मिले आने का तो जरूर आए। अलबत्ता मॉनसून का बता दूं कि अनलेस यू आर इन लव विथ रेन फॉलिंग एवरी डे, ट्राई द विंटर मंथ्स। क्योंकि मुझे तो बहुत मजा आया, क्योंकि मैं पूरे 50 साल से मैंने मॉनसून नहीं देखा और मैंने पूरा एक हफ्ता मॉनसून एंजॉय किया। पहले गोवा और बॉम्बे में हर दिन मॉनसून ही था। जितनी तरक्की वहां पर हो चुकी है और इंडिया जहां पर पहुंच चुका है, तो जो पाकिस्तान है, अगर हम इस सिनेरियो में इसको देखें तो एक बड़े शहर के बाजू में एक छोटी बस्ती या एक टाउन की सूरत में नजर आता है। क्योंकि आप यहाँ से भी तो होकर गए ना, तो क्या आप ऐसे ही समझते हैं कि यही है सूरत हाल? देखें, पाकिस्तान का जो हाल है उसका मुझे खुदा की कसम बहुत दिल में दुख होता है। लोग दोनों तरफ एक ही हैं, मेहनती हैं, उनको चांस मिले तो आगे बढ़ सकते हैं। हमारी जो हुकूमतें आई, चाहे वो मिलिट्री वाली थी या वो ये क्या कहते हैं इलेक्टेड गवर्नमेंट्स थी, किसी ने लोगों का और अवाम का कभी नहीं सोचा। सवाए अयूब खान के दौर में एक तरक्की की तरफ प्रोग्राम था, उसके बाद बस लूट मार, सियासी वो वेंडेटा, एक दूसरे के खिलाफ बगावतें, वो क्या कहते हैं नफरतें, ये वो करते करते, और हिंदुस्तान के साथ दुश्मनी का इन्होंने जो वो एक आइडियोलॉजी बना लिया है, उसका नेट रिजल्ट तो आलिया जी क्या हुआ है? जीरो ही हुआ है ना। मसलन मुझे राजन खन्ना जो हैं, जो हमारे लाहौर से गई हुई फैमिली है, सैयद मिठा बाजार, वो मेरे दोस्त बॉम्बे भी रहते हैं, वो मुझे ले गए ताज महल होटल में, जो दुनिया के मशहूर होटल्स में है, इस्टेब्लिश्ड 150 साल पहले पारसियों का है, बहुत बड़ा है वो, पूरा ताज महल ही है समझ ले, इतने कमरे और सबसे मॉडर्न। तो मुझे वहां पर कि यार चलो वहां चल के वी विल हैव कॉफी एंड टी एंड ऑल। जब मैं एंटर हो रहा था, इमीडिएटली आई फेल्ट अनकंफर्टेबल, क्योंकि यहाँ पे लश्कर तैयबा के जो हैं टेररिस्ट 26
नवंबर 2008 को इन्होंने आके वहाँ पे गोलियां चलाई और इर्द गिर्द के इलाके लियोपोल्ड कैफे को भी मैंने देखा। एक है नरीमान पॉइंट, वो उसको एक यहूदियों की कोई जगह है, वहाँ पे रेलवे स्टेशन पे इन्होंने जाके गोलियां चलाई। और वहाँ पे मुझे याद है एक बच्चा, मैंने वो प्रोग्राम देखा हुआ है, मुसलमान 11 साल का रो रहा है कि मैं और मेरे अब्बा 11वीं शरीफ, वो शेख अब्दुल कादर जिलानी का जो होता है, उनके उर्स पे जा रहे थे बॉम्बे से, तो इन्होंने गोलियां मारी, मेरे अब्बा जी मारे गए और मैं यतीम हो गया हूँ। तो ये लश्कर तैयबा ने जो टेररिज्म की, क्या उससे फायदा हुआ पाकिस्तान को? नथिंग। पाकिस्तान दुनिया में बदनाम हो गया एज ए टेररिस्ट स्टेट, और आज तक हम उसी धब्बे के तहत अपनी सारी जो है ना, कोई रेपुटेशन हमारी दुनिया में नहीं है। ये जितने हमारे डिप्लोमेट आके ये वो करते हैं, ये सब बकवास करते हैं। इन्होंने कोई काम ऐसा नहीं किया वहाँ पे जिससे पाकिस्तान का कोई पॉजिटिव इमेज हो, क्योंकि पाकिस्तान का पॉजिटिव इमेज तो इंटरनल पॉलिटिक्स से होगा ना। अगर वही कोई मुनासिब नहीं है तो ये डिप्लोमेट क्या करते? इन्होंने भी वही कहा कि नहीं, इंडिया से झगड़ा करते रहो, कश्मीर के इशू को बुला के तो लगड़े, सारी दुनिया में आप जीरो हो गए हैं। नोबडी गिव्स ए डैम टू व्हाट यू आर, और इंडिया इज बीइंग कल्टिवेटेड एवरीवेयर। आप भी जानती हैं, मैं भी जानता हूँ। मेरा पड़ोसी है ना हिंदुस्तान, मुझे उससे बड़ा प्यार है। मुझे कोई ऐसा हिंदुस्तानी नहीं मिला जो जिगर तान के बोले कि चलो मैं तुम्हें इंडिया लेके चलता हूँ। सीमा हैदर बहुत ज्यादा चर्चा में थी। अब पाकिस्तान की एक और बेटी, पाकिस्तान की एक और लड़की सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल है। जानते हो ना आप क्या मांगा है मैंने? हिंदुस्तान। हाँ, वहाँ आना चाहती हूँ। हमने तो भीख में उठा करके पाकिस्तान दे ही दिया, अब उसके बाद फिर उठा करके वहां से लड़कियां लेकर के आया जाए और यहाँ पर हम उसको यहाँ पर पनाह दे, दिस इज नॉट पॉसिबल। मैं तो इंडिया को कभी भी अपना दुश्मन नहीं तस्वुर करता, बल्कि मैं तो अपने आप को एक इंडियन ही समझता हूँ जिसको तारीख के जबर ने जबरदस्ती पाकिस्तान का पासपोर्ट थमा दिया है। मेरे जो फोर फादर्स हैं वो हजारों सालों से इंडियंस हैं। मैं तो सख्त बोलती हूँ, कड़ा बोलती हूँ कि मुसलमान मर्द और कुत्ते के अलावा पाकिस्तान में कोई बचेगा नहीं। सारी की सारी महिलाएं हिंदुस्तान आने के लिए परेशान है, उत्तेजित। पाकिस्तानी सिनेमाओं में इंडियन फिल्में नहीं चल सकती क्योंकि मसला कश्मीर है। पाकिस्तान के अंदर बनारसी साड़ी नहीं आ सकती क्योंकि मसला कश्मीर है। लेकिन पाकिस्तान और इंडिया का जो क्रिकेट मैच है ना, उसके लिए हम मिन्नतें करते हैं, प्लीज हमारे साथ क्रिकेट खेल लो। पाकिस्तान को 10 पैसे का भी मुफाद किसी भी तरीके से अगर भारत से मिल रहा है तो उसको इमीडिएट बंद कर देना चाहिए, इमीडिएट बंद कर देना चाहिए। आप इंटरव्यू कर रहे थे जायद हामिद साहब का, तो मुझे बड़ी हैरानी हुई जी। वो ये भी कह रहे थे कि अल्लाह ने हमें पाकिस्तान को इंडस्ट्रियल पावर बनने के लिए नहीं, गज़वाए हिंद लड़ने के लिए बनाया है। नमस्कार दोस्तों, लिख के ले लीजिए, आने वाले 5 से 10 सालों के अंदर अंदर पाकिस्तान के लिए इंडिया जो है वो यूरोप जैसा हो जाएगा। वो घूमने के लिए मतलब वो ऐसा क्रेव करेंगे कि भाई हमें इंडिया घूमने जाना है। जैसे फ़िलहाल सारी सिचुएशन है कि कैसे हम यूरोप में जाते हैं या फिर कहीं कि अमेरिका में जाते हैं, वैसी सिचुएशन उनके लिए यहाँ पर होने वाली है। अब ज़रा देखिए कि इंडिया और जो पाकिस्तान का पहले जो डिफरेंस हुआ करता था वो छोटा था। इंडिया जो भी अचीव करता था 2-3-4 सालों के अंदर अंदर पाकिस्तान भी उसको अचीव करने की ट्राई करता था। लेकिन अब ये जो गैप बढ़ चुका है, वो गैप किसी भी तरीके से पाकिस्तान ये चीज़ अब मतलब कि वो मीटअप नहीं कर पाएगा। ऊपर से जैसे एक बार मेजर गौरव आर्या ने कहा था कि पाकिस्तान आज अपनी सारी जिहादी एक्टिविटी छोड़ दे और सिर्फ इकोनॉमी पर ध्यान दे, फिर भी 20-25 सालों के बाद ऐसा होगा कि इंडिया कंसिडर करेगा कि ठीक है चलिए बात कर लेते हैं। मतलब इतनी बुरी हालत है पाकिस्तान की। तो यहाँ पर यही सारा डिस्कशन हो रहा है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। फौज जो है, आर्मी चीफ का कहना ये कि वो इकोनॉमी संभाल रहे हैं और डॉलर रेट नीचे लेकर आएंगे, तो आपके ख्याल से बॉर्डर कौन देखेगा? जाहिर है बॉर्डर हमारा वापडा देखेगा या पीटीसीएल देखेगा, क्योंकि फौज का अपना जो काम है वो शायद करते नहीं है। 1948 की जंग जो है पाकिस्तान आर्मी ने हारी है, 1965 की जंग पाकिस्तान आर्मी ने हारी है, 1971 में तो जैसे हारी थी सारी दुनिया ने देखा, 1998 में भी हारी है। और ये बात मैं आपको अपने मुताले से हटकर
एक जाती जो एक्सपीरियंस है, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी का जो बुखारी ऑडिटोरियम है, उसमें हमारे साबिक सेक्रेटरी खारजा थे शमशाद खान साहब, तो वो शमशाद अहमद साहब शायद, तो वो मुझे मिले एक दफा, तो वो कहने लगे कि नौजवानों को आज तक पता ही नहीं है मुताला पाकिस्तान की वजह से कि पाकिस्तान आर्मी जो है आज तक किसी भी जंग में सक्सेसफुल नहीं हुई है। चले इसके पीछे उनकी जो भी पेशा वराना मजबूरियां या जो भी मसले रहे हों वो एक तरफ, लेकिन आप ये देखें कि ये जो कहा जाता है कि आर्मी चीफ की इंटरवेंशन की वजह से डॉलर जो है वो 250 रुपए पे आएगा, तो पहले मुझे ये बताएं कि अगर आर्मी चीफ की इंटरवेंशन की वजह से डॉलर 331 रुपए पर पहुंचा है तो उसका जिम्मेदार कौन है? जनरल कमर जावेद बाजवा ने जब बाजवा डॉक्ट्राइन आपको याद होगा इंट्रोड्यूस करवाई थी, तो डॉलर जो था तकरीबन 106 रुपए का या 107 रुपए का था, और उसके बाद जब हाफिज साहब की बारी आई तो डॉलर 331 रुपए पर पहुंच गया। वो गौरव आर्या बड़ी अच्छी बात करते होते हैं कि मसला ये नहीं है कि जनरल आसिम मुनीर बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, मसला ये है कि जनरल आसिम मुनीर इस बात करने के अहल नहीं है, उन्हें इस बात की ट्रेनिंग नहीं है। मैंने अपने सोशल मीडिया पर भी लिखा कि एक कसाई जो है कभी भी हीरा नहीं तराश सकता, एक चॉकलेट मेकर कभी केक नहीं बना सकता, एक जो शेफ है वो कभी बिल्डिंग नहीं बना सकता, इसी तरह एक फौजी जर्नैल कभी भी इकोनॉमी को बिल्डअप नहीं कर सकता, और यही पाकिस्तान के हाइब्रिड मॉडल की सबसे बड़ा नुक्स है। अब तो खैर हम पहले भी खैर हमारा कोई कंपैरिजन नहीं था भारत के साथ, लेकिन अब तो हम इस हाल में आ गए कि वो शायद हमें दुश्मन भी नहीं मानते। दुश्मन होने के लिए भी कोई थोड़ी सी तो इज्जत होनी चाहिए ना, तो बंदा कहता है चलो ये हमारा दुश्मन है। अब तो वो मतलब किसी खाते में ही नहीं हो। नहीं, मैं तो इंडिया को कभी भी अपना दुश्मन नहीं तस्वुर करता, बल्कि मैं तो अपने आप को एक इंडियन ही समझता हूं जिसको तारीख के जबर ने जबरदस्ती पाकिस्तान का पासपोर्ट थमा दिया है। मेरे जो फोर फादर्स हैं वो हजारों सालों से इंडियंस हैं, ठीक है? तो मसला तो मेरे साथ भी ऐसा ही है। मैं आपसे ये नहीं कह रही, मैं कह रही हूँ अगर हिंदुस्तान हमें अपना दुश्मन नहीं मानेगा, क्योंकि हमारी जो हालत है तो इतना कमजोर और इतना बेकार आपको किसने कहा है कि हिंदुस्तान हमें दुश्मन मानेगा तो उससे हमें कोई फायदा होगा? हिंदुस्तान को दुश्मन बनाने का फायदा तो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान आर्मी को है। जब तक इंडिया से दुश्मनी का चूरन बेचते रहेंगे तब तक डिफेंस बजट को जस्टिफाई करते रहेंगे। वो राहत इंदौरी का बड़ा मशहूर शेर है ना, सरहदों पर फिर से तनाव है क्या, पता तो करो चुनाव है क्या। तो यही बात है कि पाकिस्तान मिलिट्री जो है वो इंडिया की दुश्मनी को प्रमोट करती है, और आप अंदाजा लगाएं इससे जर्नैलों की ज़हनियत का कि पाकिस्तान और इंडिया की ट्रेड नहीं हो सकती क्योंकि मसला कश्मीर है। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान स्टडी एक्सचेंज नहीं हो सकती क्योंकि मसला कश्मीर है। पाकिस्तानी सिनेमाओं में इंडियन फिल्में नहीं चल सकती क्योंकि मसला कश्मीर है। पाकिस्तान के अंदर बनारसी साड़ी नहीं आ सकती क्योंकि मसला कश्मीर है। लेकिन पाकिस्तान और इंडिया का जो क्रिकेट मैच है ना, उसके लिए हम मिन्नतें करते हैं, प्लीज हमारे साथ क्रिकेट खेल लो, प्लीज हमारे साथ क्रिकेट खेल लो। अच्छा, पहले मैं समझता था कि जर्नैलों को ना क्रिकेट बड़ी पसंद है, इस वजह से वो उसको एक खुसूसी एक्सेप्शन देते हैं, लेकिन फिर मैंने अपनी राय पर 2-4 दिन पहले नजरे सानी की आरजू, हो सकता है मैं गलत हूं, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि वाघा बॉर्डर पर जो टांगे उठाने का मुकाबला है ना रेंजर्स के जवान और उधर से बीएसएफ के जवान, उससे एंटी इंडिया सेंटिमेंट को ना हवा मिलती है। इसी तरह पाकिस्तान और इंडिया का जब क्रिकेट मैच होता है ना आरजू, तो आपके सारे चैनल्स जो होते हैं भरे होते हैं ऐसे सिकंदर बख्त जैसे तज्जियाकारों से, जैसे पता नहीं तीसरी आलमी जंग छिड़ गई है, उससे भी एंटी इंडिया सेंटिमेंट को हवा मिलती है। प्लीज ट्राई टू गेट माय पॉइंट कि पाकिस्तान इंडिया मैच को एक जंग में कन्वर्ट करके एक नॉर्मल मैच से एक दिनों दुनिया का जो मार्के में तब्दील करके, हक्को बातिल के मार्के में तब्दील करके, पाकिस्तान की जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है वो एंटी इंडिया सेंटिमेंट को हवा देती है। ये बात बड़ी गौर करने की आरजू। वाकई में ऐसा है, लेकिन लोग तो बहुत पसंद करते हैं कि जी क्रिकेट मैच होना चाहिए, और ये भी कहते हैं अगर क्रिकेट हो सकता है तो ट्रेड क्यों नहीं हो सकती। ये बात भी बार बार की जाती है, लेकिन खैर आप तो बिल्कुल एक
अलग बात कह रहे हैं कि इससे मजीद जो है शायद लड़ाई झगड़े की नौबत आ जाती जी है। हाँ, ये 11 लोगों की दोस्ती करवाकर और बाबर आजम से किसी के तस्मे बनवाकर उसकी तस्वीरें जारी करवाकर इशू करते हैं कि जनाब खेलों की कोई सरहद नहीं होती। अगर खेलों की कोई सरहद नहीं होती तो फिर फिल्मों की भी कोई सरहद नहीं होती, फिर तिजारत की भी कोई सरहद नहीं होती है। ठीक है, आप ये नहीं कर सकते कि मसला कश्मीर को बुनियाद बनाकर आप पाकिस्तान और इंडिया के लोगों को नॉर्मल मुल्कों की तरह जीने का हक उनसे छीन लें और क्रिकेट को यूज करें एज अ टूल ऑफ परसिक्यूशन। आरजू, आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि आपके फोर फादर्स और कई लोग जो हैं आपकी फैमिली के वो भारत से आए थे और इसलिए आप अपने आप को हिंदुस्तानी अभी तक समझते हैं, लेकिन ऐसा अगर आप कहेंगे तो लोग तो आपको गद्दार कहेंगे। और ये भी कि जो लोग भारत से आए थे, जैसे कि मेरी फैमिली आई थी, हमें तो अभी तक महाजिर कहा जाता है, मतलब अभी तक एक्सेप्ट ही नहीं किया गया है। लोग यही कहते हैं कि अच्छा आप महाजिर हैं, तो क्या आप भी महाजिर ही हैं अभी तक? तो मुझे वो आसमा जहांगीर की ये बात याद आ गई जब वो कहा करती थी कि तुम मुझे दोज़ख का सर्टिफिकेट जरूर देना, लेकिन उससे पहले मुझे तुम अपनी जन्नत का सर्टिफिकेट दिखा दो। तो ये लोग हमें गद्दार होने का सर्टिफिकेट जरूर दें, लेकिन उससे पहले ये हमें अपनी हुब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट जरूर दिखा दें। आज लाइन लग जाए ना कि अमेरिका का वीजा खुल गया है तो सऊदी अरब का वीजा भी खुल गया है, तो सऊदी अरब की लाइन में कोई नहीं खड़ा होगा, सारे अमेरिकन की वीजे की लाइन में खड़ा होकर ना सारा पाकिस्तान खाली हो जाएगा। आरजू, ये हुब्बुल वतनी का लेवल है। मैंने पाकिस्तान इसलिए नहीं छोड़ा कि मुझे पाकिस्तान से चिढ़ है, मैं पाकिस्तान से मोहब्बत करता हूं, मैं पाकिस्तान के लोगों से, उस लैंड से प्यार करता हूं। मसला यह है कि पाकिस्तान के ऊपर इस वक्त जो जबरो इस्तबदाद का जो निजाम है, जिसने हमसे सोचने, समझने, लिखने, बोलने की सलाहियत छीन ली है। आरजू, हर शो के बाद आपको भी कहा जाता है कि आप उस मुल्क में कैसे जिंदा हैं, आपको भी हर शो के बाद धड़का लगा रहता है कि आपको कोई फोन ना आ जाए, आपके प्यारों को कोई नुकसान ना हो जाए, आपको कोई उठा कर ना ले जाए। ये जो खौफ में जीना है ना, ये दुनिया की सबसे बड़ी मुसीबत है। खतरा ये नहीं होता है आरजू काज़मी कि कोई घर के बाहर आपके बंदूक लेकर खड़ा है, खतरा ये होता है कि कोई आपके घर के बाहर किसी भी वक्त बंदूक लेकर आ सकता है और आपकी हंसती बसती जिंदगी को ताराज कर सकता है। आरजू, दोस्तों, आजकल भारत के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं अजीत डोभाल साहब, वो अमेरिका में अपना एक विज़िट कर रहे हैं जहाँ पे वो टेक्नोलॉजी, स्पेस, डिफेंस जैसे जो इनिशिएटिव हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं अमेरिकी सरकार के साथ। अजीत डोभाल साहब अमेरिका गए और ये मिले हैं जेक सलिवन, ठीक है जी, जो इनके काउंटर पार्ट हैं, उनसे मिले हैं एंड रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम द इंडस्ट्री। फरवरी 1 को आपके भारत का बजट आ रहा है, सेम डीएनए ग्रोथ की, उनकी ग्रोथ क्या चल रही है? 6.1% फिजिकल ग्रोथ आ रही है इस साल, और अगले साल के लिए मेरे ख्याल 6.8%। ये आईएमएफ ने प्रोजेक्ट की। इंडिया को दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी प्रेडिक्ट किया गया है, और उस टाइम पे जब पूरी दुनिया रिसेशन का शिकार है, दुनिया की बड़ी बड़ी इकोनॉमी डाउनफॉल का सामना कर रही है, इस टाइम पे ऐसी रिपोर्ट आना एक बहुत बड़ी बात है। 2 बड़े काम अमेरिका भारत से लेना चाहता है और इसके रिटर्न में क्या दे रहा है उनको? उसके रिटर्न में जो दुनिया की, जिसे कहते हैं ना, स्टेट ऑफ द आर्ट कटिंग एज टेक्नोलॉजी है, वो जो इंडिया को दी जा रही है, जिससे जारी बात है वो चाइना का भी मुकाबला करेगा, उसकी रशिया पे भी डिपेंडेंस कम होगी, इंडिया को फायदा ही फायदा। देखिए, जब आपकी अमेरिका से ट्रेड बढ़ेगी और आप अमेरिका के लिए मैन्युफैक्चर करेंगे और जो इंडिया के जो की एम्बिशंस है खित्ते में वो पूरे किए जाएंगे। जो आईएमएफ का वफद गया है वो डान अखबार ना पढ़ दे जिसमें लिखा है कि आपका करप्शन का इंडेक्स क्या है, क्योंकि उसमें अगर उन्होंने करप्शन का इंडेक्स देख लिया तो फिर वो हो सकता है वो अपने बटवे शुटवे लपेट कर वापस आ जाए। अगर आपकी कौम जिहाद चाहती है तो आईएमएफ का पैकेज लेने की क्या जरूरत है भाई? जिहादियों को तो पैसे नहीं चाहिए होते, जिहादियों ने तो भाई क्या लेना होता है? बादाम और गुड़ उनकी खुराक है। नमस्कार दोस्तों, एक चीज़ लिख कर ले लीजिए कि अमेरिका किसी भी कंट्री को हथियार प्रोवाइड कर देगा, लेकिन उसकी टेक्नोलॉजी कभी ट्रांसफ़र नहीं करेगा। अब ज़रा सोचिए कि अमेरिका की कौन सी ऐसी मजबूरी है, अमेरिका की ऐसी कौन सी मजबूरी है जो वो इंडिया के साथ सारी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने के लिए तैयार हो जाता है। अब देखिए, उसका सबसे बड़ा कंपटीशन है चाइना। अब नो डाउट इंडिया की भी दुश्मनी है, तो दुश्मन का दुश्मन सबसे बड़ा दोस्त हो ही जाता है। मतलब इंडिया और अमेरिका की दोस्ती का सबसे बड़ा पॉइंट तो ये भी है कि दोनों का कॉमन दुश्मन जो है वो चाइना है।
उसके अलावा अमेरिका जो है वो इंडिया को रशिया से भी अलग करना चाहता है, क्योंकि इंडिया का रशिया के साथ एक अलग ही लगाव है। तो ये सारी चीज़ों में अमेरिका को लगता है कि इसकी एक प्राइस होगी जो हमें पे करनी पड़ेगी, और वो प्राइस इस टाइप की हो रही है कि जो अमेरिका किसी भी कंट्री के साथ अपनी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नहीं करता है, वो टेक्नोलॉजी वो यहाँ पर ट्रांसफ़र करने के लिए मजबूर हो जाता है, और इस मजबूरी का हम फ़ायदा भी उठाते हैं। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आजकल भारत के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं अजीत डोभाल साहब, वो अमेरिका में अपना एक विज़िट कर रहे हैं, जहाँ पे वो टेक्नोलॉजी, स्पेस, डिफेंस जैसे जो इनिशिएटिव हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं अमेरिकी सरकार के साथ। अमेरिका के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं जेक सुलिवन, उनकी मुलाकात हुई ऑब्वियसली, और दोनों मुल्कों ने ये फ़ैसला किया है कि बेसिकली भले 5G वायरलेस हो, क्वांटम कंप्यूटिंग हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, सेमीकंडक्टर्स की इंडस्ट्री हो, अब ये सारे के सारे और जो जॉइंट वेपन्स प्रोडक्शन जो है उसका मैकेनिज़्म कैसे तैयार करना है, इसके लिए दोनों मुल्क काम कर रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि देखिए, तारीख़ जो है ना वो सही फ़ैसले लेने वालों को और गलत फ़ैसले लेने वालों को माफ़ नहीं करती। तारीख़ पाकिस्तान को कभी माफ़ नहीं करेगी कि पाकिस्तान, जब अमेरिका ने अफ़गानिस्तान में सोवियत यूनियन को नीचे गिराना था, तो उनको एक इस्लामिस्ट जिहादी इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना था ताकि वो तालिबान बनाएं और फिर सोवियत यूनियन को जिहाद जैसी ताकत के साथ जो है वो ख़त्म किया जाए। और उन्होंने आके सारे प्रोजेक्ट, पैसा लगाया, सारा कुछ किया। ये एक हिस्ट्री है, दिस इज़ रिटन डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री है। और इसी तरह क्वाड जो है वो खड़ा किया गया था, जिसको अमेरिकन एक सिक्योरिटी ग्रुपिंग कहते हैं। इंडियंस क्वाड को सिक्योरिटी ग्रुपिंग नहीं कहते। दिस इज़ व्हाट आई शुड टेल यू। अमेरिकन जो हैं वो क्वाड को सिक्योरिटी ग्रुपिंग कहते हैं, इंडियंस नहीं मानते उसको सिक्योरिटी ग्रुपिंग। ये उन्होंने अपनी ऑटोनॉमी किस तरह इस्टेब्लिश करके रखी हुई है, और उनको पता है इस चीज़ का कि आज अमेरिका को हमारी ज़रूरत है। वो अपनी मर्ज़ी से पत्ते खेलते हैं। ये नहीं है कि उनको पता नहीं है, वो अमेरिका की मानेंगे नहीं या वो अमेरिका को इग्नोर करेंगे, बिल्कुल नहीं इग्नोर करेंगे। आज की तो वो जिसे कहते हैं ना कि अब ये देखें, तो यूएस वो ये कह रहा है कि जी हमें जो टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव लेने हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट ताल्लुक है, इम्पॉर्टेंट ईयर है यूएस इंडिया डिप्लोमेसी के हवाले से, और जो इंडिया के जो की एम्बिशंस हैं खित्ते में वो पूरे किए जाएंगे। पाकिस्तान तो उस कैलकुलेशन भी बाहर निकल गया। अब इंडिया के चाइना के साथ ताल्लुकात ख़राब हुए, गलवान जो वैली और वो सारे जो क्लैशेस हुए, अब अमेरिकन उसकी तशहीर करते हैं और ये कहते हैं, ये देखें, अब देखें, कहा जा रहा है कि इंडियंस जो हैं वो अपने मसाइल को एडवर्टाइज नहीं करते। फरवरी 1 को आपके भारत का बजट आ रहा है, सेम डीएनए ग्रोथ की, उनकी ग्रोथ क्या चल रही है? 6.1% फिजिकल ग्रोथ आ रही है इस साल, और अगले साल के लिए मेरे ख्याल 6.8%। ये आईएमएफ ने प्रोजेक्ट की। 5.1% चाइना की ग्रोथ। आपका सेम डीएनए के लोग हैं, आप खाने भी वही खाते हैं, गाने भी वही सुनते हैं। पता नहीं क्या बात है कि किधर। पाकिस्तान बनाने वाले तो बंगाली थे भाई। पाकिस्तान की मूवमेंट तो बंगाल से शुरू हुई थी। जब 1947 में पाकिस्तान बनाया तो 2 साल के बाद आपने उनके साथ जान छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे आप। देखिए, पाकिस्तान की आबादी से ज्यादा बांग्लादेश की आबादी थी। सीटें मुजीबुर रहमान की ज्यादा थी। ये ड्रामा उस वक्त भी यही हो रहा था, आज भी ड्रामा यही हो रहा है। लूट मार कहते उधर तुम इधर हम। इस सिलसिले में मैं एक पोस्ट देख रही थी, आपको पता है ना, सोशल मीडिया पर पोस्ट है, तो उन्होंने कहा कि ये फॉल ऑफ ढाका नहीं, राइज ऑफ ढाका, राइज ऑफ बांग्लादेश। बिल्कुल, नो क्वेश्चन अबाउट। 33 बिलियन उनके इस वक्त फॉरेन रिजर्व है, $33 बिलियन इस वक्त बांग्लादेश। $33 बिलियन। आप अंदाजा लगा रहे। और आप हमेशा ये कहते रहे कि ये भूखे नंगे हमारे गले को पड़ेंगे। आप शुरू से उनका मजाक उड़ाते थे, शुरू से उनका मजाक। और वहां एक क्लर्क भी होता था तो यहां से जाता था, मैं जानता हूं अभी तक। आपने वहां भी, मैंने अगले दिन एक हिस्ट्री की बुक पढ़ रहा था, तो ब्यूरोक्रेसी ज्यादातर बांग्लादेश के अंदर हिंदू थी। तो जब 1947 हो तो ब्यूरोक्रेसी सारे पढ़े लिखे हिंदू वहां से चले गए, तो वहां पे क्लर्क भी जाता था तो पाकिस्तान से जाता। ये हालत। सर, ख्वाजा आसिफ की जो स्टेटमेंट, उन्होंने ये बात कही ना, उन्होंने कहा कि ऐसा मुसलमानों के साथ ऐसा सलूक तो इसराइल और इंडिया में भी नहीं हो रहा जो हमारी मस्जिदों में हो रहा है। सही कहा ना, मैं एंडोर्स करती हूँ इस बात को। 100% ख्वाजा साहब की बात से, स्टेटमेंट से एग्री करूंगा।
अमेरिका के अंदर इस्लाम सेफ है, अमेरिका के अंदर मुसलमान सेफ है। इस तरह का इस तरह का इजराइल के अंदर भी नहीं होगा, भारत के अंदर भी नहीं हो रहा जो वहां पे हो रहा है। भारत के अंदर भी देखे ना, वो चले बातों की हद तक ये चीज है। इस तरह मेरा मतलब मस्जिदों के अंदर घुस के तो नहीं किया जा रहा ना, खुदा के घर के अंदर। सबसे बड़ा अफसोस, सबसे बड़ा तो इसका नुकसान ये होगा, अब लोग नमाज पढ़ने नहीं जाएंगे मस्जिद में, डरते। ये सर्व कर रहे हैं। और दूसरा मैं जो बात आपसे करने वाला था कि 30 लाख इस वक्त 30,000 मदरसे हैं इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, और पूछा जाए तो कि बात पाकिस्तान क्यों नीचे जा रहा है, कहते हैं इस्लाम से दूरी है। 30,000 मदरसे हैं, नमाज तर्जमे के साथ नहीं आती किसी को।